हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट चैनल नीट की बात पर। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अपना ऑल इंडिया फुल सिलेबस टेस्ट और आज इसका 12th टेस्ट था। तो आई होप आप सबका टेस्ट अच्छा हुआ होगा। आइए सेशन स्टार्ट करें। और ये सेशन इस मिशन के तहत अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। मिशन है मेंटोर डॉक्टर एसपी सिंह सर का, टीम न्यू लाइट का। तो क्वेश्चन नंबर 91 आपके सामने है। Non-membranous nucleoplasmic structure in nucleus are the sites for active synthesis of। तो नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर जो न्यूक्लियोप्लाज्म में है वो है न्यूक्लियोलस। और ये साइट है किसके लिए? राइबोसोमल आरएनए के लिए। राइबोसोमल आरएनए यूकैरियोटिक कौन कौन से हैं? तो 28S राइबोसोमल आरएनए जो राइबोजाइम का काम करता है। इसके अलावा 18S राइबोसोमल आरएनए और 5.8S राइबोसोमल आरएनए, ये बनते हैं न्यूक्लियोलस पे। और इसके अलावा 5S राइबोसोमल आरएनए ये यहां पर नहीं बनेगा। तो ये बनते हैं 3। आंसर होगा यहां पर 91 का थर्ड। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एनसीईआरटी 1 पेज नंबर 100 पर। नाउ क्वेश्चन नंबर 92। इन ए मैरिज बिटवीन मेल विद ब्लड ग्रुप ए एंड फीमेल विद ब्लड ग्रुप बी, प्रोजेनी हैड आइदर ब्लड ग्रुप ए बी या फिर बी। तो अगर फादर का ब्लड ग्रुप ए लिया जाए और मदर का ब्लड ग्रुप बी लिया गया तो उसका जीनोटाइप पूछा गया है कि किन कंडीशंस में इस तरह के ऑफस्प्रिंग्स पॉसिबल हैं जिनमें ए बी हो या फिर सिर्फ बी हो। तो यहां पर अगर कंडीशन देखा जाए तो आई ए स्मॉल आई और आई बी, अगर आई ए आई बी वाले गैमेट के साथ फ्यूज होता है तो यहाँ पे ब्लड ग्रुप होगा ए बी। लेकिन अगर दूसरी कंडीशन ली जाए स्मॉल आई, ये अगर आई बी के साथ फ्यूज होगा तो यहाँ पर बी ब्लड ग्रुप बनेगा। दो ही पॉसिबिलिटी है, ए बी और बी, ये पूछा गया तो आंसर तो यहाँ पर पहले पे ही मिल गया। अब बाकी के भी चेक कर लेते हैं पॉसिबिलिटीज। यहाँ पर सेकंड वाले में सिर्फ ए बी पॉसिबल है। आई ए और आई बी जब फ्यूज होंगे गैमीट्स तो यहाँ पर ब्लड ग्रुप होगा ए बी। एक ही पॉसिबिलिटी है, दूसरी यहाँ पर नहीं है, तो इसलिए ये गलत हो गया। तीसरी वाले में देखें अगर, तो आई ए और आई बी स्मॉल आई, तो जीनोटाइप अगर यहाँ पर ये अगर इसके साथ फ्यूज होगा तब तो ब्लड ग्रुप ए बी होगा। लेकिन अगर ये इसके साथ फ्यूज हुआ स्मॉल आई के साथ तो यहाँ पर ए ब्लड ग्रुप है, जबकि पॉसिबिलिटी पूछी गई है ए बी और बी की, तो ये भी गलत हो गया तीसरा भी। चौथा वाला जो दिया हुआ है जीनोटाइप का कॉम्बिनेशन यहाँ पर, तो ये और ये अगर फ्यूज होंगे तो ए बी होगा, ठीक है। लेकिन अगर ये इसके साथ जाएगा तो ये बी भी पॉसिबल है, और अगर ये इसके साथ जाएगा तो ए भी पॉसिबल है, और ये अगर इसके साथ जाएगा तो यहाँ पर ओ भी पॉसिबल है। तो इसमें सारे ही पॉसिबिलिटीज हैं, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 92 का फर्स्ट। और ये पेज नंबर दिया हुआ है यहाँ पर 61 पे। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93। Which of the following is the most common type of development for embryo sac in angiosperms? तो एम्ब्रियो सैक एंजियोस्पर्म्स का जो होता है ये 7 सेल्ड है और 8 न्यूक्लिएट है। ये यहाँ पर एंटीपोडल्स हो गई, ये सेंट्रल सेल हो गया, और ये एग अपरेटस, ये एग सेल, और ये यहाँ पर बने हुए हैं सिनेड्रेट्स, और ये सेंट्रल सेल, और ये एंटीपोडल्स 3। तो इसके लिए यहाँ पर मोस्ट कॉमन जो डेवलपमेंट है उसको बोला जाता है मोनोस्पोरिक। सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर बनता है और उससे फिर ये डेवलपमेंट होगा, तो मोनोस्पोरिक। और ये मोनोस्पोरिक जो होगा ये इसी को बोला जाता है पॉलीगोनम टाइप, क्योंकि सबसे पहला जो जीनस था जिसमें डिटेक्ट हुआ था वो पॉलीगोनम था। पॉलीगोनम टाइप या मोनोस्पोरिक। और इसमें सिक्वेंशियल डिविजन्स कितने चाहिए होंगे माइटोटिक? तो माइटोटिक डिविजन्स चाहिए होंगे 3, क्योंकि जब एक न्यूक्लियस जब एक बार डिवाइड करेगा तो 2 न्यूक्लियस, दूसरी बार जब डिवाइड करेगा तो यहाँ पर 4 न्यूक्लियस, और तीसरी बार जब डिवाइड करेगा
तब यहाँ पर 8 न्यूक्लियस बनेंगे। तो 3 माइटोटिक डिवीजन्स और सिंगल मेगास्पोर से डेवलप होगा, तो इसलिए इसको बोला जाता है मोनोस्पोरिक विथ 3 सीक्वेंशियल माइटोटिक डिवीजन्स। आंसर करेक्ट है यहाँ पर सेकंड। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। पेज नंबर ये एनसीईआरटी 2 10 और 11 से लिया गया है। फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ सैलिएंट फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड। तो जेनेटिक कोड कैसा है? ये ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट का मतलब 3 नाइट्रोजन बेसेस का बना होगा, सीक्वेंस ऑफ 3 नाइट्रोजन बेसेस। जॉर्ज गैमो ने सबसे पहले बताया था कि ये 3 बेसेस का कॉम्बिनेशन होगा। ट्रिपलेट हो गया। ट्रिपलेट के बाद ये कैसा है? ये डीजेनरेसी शो करते हैं। डीजेनरेसी किस लिए? क्योंकि यहाँ पर एक अमाइनो एसिड जो है वो कई सारे कोडॉन से कोड हो सकता है। जैसे कि अगर फेनिलएनालीन का एग्जांपल लिया जाए, तो इसके लिए यू 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 ये भी फेनिलएनालीन के लिए कोड करेगा। यू यू सी ये भी फेनिलएनालीन के लिए कोड करेगा। तो कोड इज सेड टू बी डीजेनरेट। तो कोड डीजेनरेसी शो करता है। ये नियरली यूनिवर्सल होते हैं। यूनिवर्सल जहां जहां पर लिखा हुआ है वो गलत है। नियरली यूनिवर्सल। इसके एक्सेप्शंस माइटोकॉन्ड्रिया में, प्रोटोजोन्स में मिलते हैं। तो ये यूनिवर्सल वाला गलत हो गया। और ये कैसे होते हैं? ये अनएम्बिगुअस है। अनएम्बिगुअस क्यों? क्योंकि एक कोडॉन का स्पेसिफिक मीनिंग है। जैसे यू 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 है, तो इसका मीनिंग क्या होगा? फेनिलएनालीन। ये सिर्फ फेनिलएनालीन के लिए कोड करेगा, तो इसको बोला जाएगा अनएम्बिगुअस। एम्बिगुअस मतलब होता है अस्पष्ट, एनएम्बिगुअस मतलब स्पष्ट, क्लियर। तो अनएम्बिगुअस हो गया। और इसके अलावा यहाँ पर ये कैसे होंगे? ये नॉन ओवरलैपिंग होते हैं, तो इनको कॉन्टिगुअस, कॉन्टिन्यूसली पढ़ा जाता है। तो डीजेनरेसी शो करेगा, नॉन ओवरलैपिंग होगा, नॉन एम्बिगुअस हुआ। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर होगा फोर्थ। ओवरलैपिंग यहाँ पर नहीं है। पेज नंबर ये 96 है। नियरली यूनिवर्सल, एक्सेप्शंस माइटोकॉन्ड्रियल एंड इन सम प्रोटोजोन्स, डीजेनरेसी भी शो करते हैं ये। नाउ क्वेश्चन नंबर 95, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। आपको करेक्ट स्टेटमेंट इसमें बताना है। सीड्स आर फॉर्म्ड इनसाइड एम्ब्रियो सैक। तो सीड्स का फॉर्मेशन एम्ब्रियो सैक के अंदर नहीं, इनफैक्ट एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक क्या है? ये फीमेल गैमेटोफाइट है, हैप्लॉइड स्टेज। ये डिपेंडेंट होती है स्पोरोफाइट में। एंजियोस्पर्म्स में स्पोरोफाइट जो है वो डिपेंडेंट नहीं है। गैमेटोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन स्पोरोफाइट। सीड क्या है? ये स्पोरोफिटिक जनरेशन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसके अंदर ये एम्ब्रियो सैक होगा। तो ये गलत दिया हुआ है। द कॉटिलिडन्स ऑफ द एम्ब्रियो आर सिंपल स्ट्रक्चर जनरली थिक एंड सॉलिड ड्यू टू स्टोरेज ऑफ फूड रिजर्व। तो ये सही है। कॉटिलिडन्स ये फूड रिजर्व्स की वजह से थिक होंगे, सॉलिड होंगे। प्लॉइडी ऑफ पेरिस्पर्म एंड न्यूसेलस आर नॉट सेम, ये गलत है। पेरिस्पर्म क्या है? ये पेरिस्पर्म परसिस्टेंट न्यूसेलस, उनके जो रेमनेंट होंगे, रेसिडुअल परसिस्टेंट न्यूसेलस, इसको बोलते हैं हम लोग पेरिस्पर्म। एग्जाम्पल इसके हैं बीट, ब्लैक पेपर एंड कैस्टर। तो ये दोनों ही 2N होंगे। ये पेरिस्पर्म इसी का ही रेमनेंट है, अवशेष है। और न्यूसेलस स्पोरोफिटिक जनरेशन रिप्रेजेंट करता है, पेरेंट स्पोरोफिटिक। तो ये हो गया 2N। तो गलत हो गया ये। मेनी फ्रूट्स हैव इवॉल्व्ड मैकेनिज्म फॉर डिस्पर्सल ऑफ सीड्स, ये सही है। बी एंड डी इज करेक्ट। करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया। 95 का करेक्ट आंसर होगा फोर्थ। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये पेज नंबर था इसका एनसीईआरटी 220 से। सेलेक्ट द करेक्ट मैच फॉर पॉपुलेशन इंटरेक्शंस। पॉपुलेशन इंटरेक्शन में डियर एंड लॉइन, तो ये क्या है? ये प्रेडेटर है और ये है प्रे, शिकार।
तो प्रेडेटर एंड प्रे का रिलेशनशिप प्लस और माइनस का, प्लस एंड प्लस यहाँ पर गलत दिया हुआ है। प्लाज्मोडियम एंड ह्यूमन, तो ये ह्यूमंस के लिए पैरासाइट का काम करता है। प्लाज्मोडियम मलेरिया कॉज करता है, सबसे खतरनाक मलेरिया होता है फैल्सीपेरम मलेरिया, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम से। तो ये पैरासाइट वाला रिलेशनशिप हो गया, प्लस और माइनस। प्लस पैरासाइट का फायदा है, होस्ट का नुकसान है। ये होस्ट है, प्लाज्मोडियम पैरासाइट है, प्लस एंड माइनस ये सही है। फिर कुकू एंड क्रो, ये ब्रूड पैरासिटिज्म का एग्जाम्पल है। कुकू एग लेइंग करती है क्रो के नेस्ट में, ब्रूड पैरासिटिज्म। तो ये प्लस एंड प्लस यहाँ पर ये भी गलत है। सी एनिमोन एंड क्लॉनफिश, तो सी एनिमोन के पॉइजनस टेंटिकल्स होंगे इसमें, और यहाँ पे क्लॉनफिश ये इसका बेनिफिट है। तो प्लस और जीरो टाइप का इंटरेक्शन है, कमेंसलिज्म का एग्जाम्पल है ये। इस वजह से यहाँ पर करेक्ट आंसर हुआ, करेक्ट मैच सेकंड, 96 का आंसर। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97, एनसीईआरटी 2 से था ये। इफ ए पॉपुलेशन ऑफ 50 पैरामीशियम प्रेजेंट इन ए पूल इंक्रीजेस टू 150 आफ्टर एन आवर, व्हाट वुड बी द ग्रोथ रेट? तो ग्रोथ रेट हुआ फाइनल माइनस इनिशियल इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो 150 माइनस 50, और ये कितने घंटे में? पर आवर। तो 100 पर आवर, 97 फोर्थ। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीईआरटी 2 191। What is common to the seed bank, cryopreservation and tissue culture? तो सीड बैंक, क्रायोप्रिजर्वेशन, टिश्यू कल्चर, ये सब मेथड्स हैं एक्स सीटू कंजर्वेशन के। एक्स सीटू कंजर्वेशन मतलब ऑफ साइट कंजर्वेशन, जहां पर है वहां पर नहीं, कहीं और ले जा करके इसको संरक्षित किया जाता है, बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व किया जाएगा। तो ये एक्स सीटू कंजर्वेशन, और ये एक्स सीटू कंजर्वेशन के और एग्जांपल्स जो हैं इसमें, जोलॉजिकल पार्क्स हैं, बॉटेनिकल गार्डन्स, और तीसरा है यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सफारी, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स। ये सारे जो हैं ये एक्स सीटू कंजर्वेशन के एग्जांपल्स हैं। तो ऑल आर इन सीटू, इन सीटू में ऑन साइट कंजर्वेशन होता है, जहां पर है वहीं पे संरक्षित किया जाएगा। तो ये गलत हो गया। ऑल आर एक्स सीटू कंजर्वेशन मेथड सही है। ऑल रिक्वायर अल्ट्रा मॉडर्न इक्विपमेंट एंड लार्ज स्पेस गलत। ऑल आर मेथड्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म ये भी गलत। ऑल आर एक्स सीटू कंजर्वेशन, 98 इज सेकंड। Now we move to next question, question number 99, NCERT 2, page number 225. Which of the following statement is correct? Parthenium is an endemic species of our country. तो ये एलियन स्पीसीज इन्वेजन उसमें आता है। तो ये क्या है? एग्जॉटिक स्पीसीज है, एलियन स्पीसीज है। जो बाहर से इंट्रोड्यूस की गई है उसको एलियन स्पीसीज। अफ्रीकन कैटफिश, ये भी एलियन स्पीसीज इन्वेजन में दिया हुआ है। इज नॉट ए थ्रेट टू इंडिजिनस कैटफिशेस, तो ये थ्रेट है अफ्रीकन कैटफिश, क्लेरियस गैरीपाइनस। स्टेलर सी काउ इज एन एक्सटिंक्ट एनिमल, लैंटना इज पॉपुलरली नोन एज कैरेट ग्रास। तो लैंटना नहीं, यहाँ पर पार्थेनियम हिस्ट्रोफोरस, इसकी जो पत्तियां होती हैं कैरेट ग्रास जैसी हैं, तो इसलिए कैरेट ग्रास नाम दिया गया। पार्थेनियम हिस्ट्रोफोरस, कैरेट के जैसी पत्तियां हैं। करेक्ट आंसर यहाँ पर हुआ 99 का थर्ड। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100, पेज नंबर था 222 एंड 223। सेलेक्ट द करेक्ट मैच। टोबैको मोजाइक वायरस आरएनए इज इन्फेक्शियस, तो ये सही है। इसका जीनोम जो होता है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए का बना होता है, जो इन्फेक्शियस है।
प्रोटीन कोड बाहर ही रह जाता है। बैक्टीरियोफेज, यहाँ पर भी यूजुअली डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, तो ये भी सही दिया हुआ। डीएनए इज इन्फेक्शियस जीनोम इसका। वायरॉइड्स, ये भी सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए के बने होते हैं और इसमें सिर्फ आरएनए होगा, लो मॉलिक्यूलर वेट का होता है, तो ये भी यहाँ पर सही है। लाइकेन, टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म आर इन्वॉल्व, ये भी सही है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है लाइकेन एल्गी और फंजाई का, तो ये प्लस प्लस टाइप का इंटरेक्शन हो गया और इसमें ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है। फंगल पार्टनर को बोला जाएगा माइकोबायंट, और जो एल्गल पार्टनर है उसको बोला जाता है फाइकोबायंट। तो यहाँ पर ये सारे ही सही है, 100 का करेक्ट आंसर होगा फोर्थ। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 101, पेज नंबर 20 एंड 21 पर है। Now question number 101. How many shoot apical meristems are likely to be present in a twig of a plant possessing 4 branches and 26 leaves? तो इसमें टोटल 4 ब्रांचेस हैं, तो 4 ब्रांचेस पर यहाँ पर अपाइकल मेरिस्टेम, और यहाँ पर लीफ जो होगी वहां पर अपाइकल मेरिस्टेम नहीं, तो टोटल अपाइकल मेरिस्टेम्स कितने हो गए? 5। आंसर विल बी थर्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर, ओल्ड एनसीईआरटी से ये फ्रेम किया गया था। क्वेश्चन नंबर 102, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट G1 फेज। तो G1 इज द गैप 1। सेल साइकिल में इंटरफेज का ये फेज है। सेल साइकिल को दो फेज में डिवाइड किया गया है, इंटरफेज और एम फेज। और इंटरफेज में यहाँ पर G1S और G2, तो G1S, G2 और M। तो यहाँ पर G1 इज द गैप 1, किसके बीच में? M फेज और S फेज के बीच में, S सिंथेसिस। G2 जो है ये गैप 2 है, ये S फेज और M फेज के बीच का गैप है। तो सेल इज मेटाबॉलिकली इनएक्टिव, ये गलत हो गया। सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव ही होगी सारे में ही। डीएनए इन द सेल डज नॉट रेप्लिकेट, ये सही है। डीएनए का रेप्लिकेशन होता है एस फेज में। इट इज नॉट ए फेज ऑफ सिंथेसिस ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स, गलत। यहाँ पर प्रोटीन्स बनेंगी, आरएनए बनेगा। सेल स्टॉप्स ग्रोइंग, ये भी गलत है। सेल की ग्रोथ कंटिन्यूअस होगी, तो यहाँ पर 102 का करेक्ट आंसर होगा सेकंड। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103, पेज नंबर इसका एनसीईआरटी 121 एंड 122। Which range of wavelength in nanometer is called photosynthetically active radiation? तो photosynthetically active radiation जो visible spectrum है उसमें विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो विजुअल स्पेक्ट्रम 390 से 760 और इसमें से 400 से 700 नैनोमीटर, ये है फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। एनसीईआरटी 1 पेज नंबर 137। सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच फॉर 5 किंगडम। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ये आर.एच. विटेकर ने दिया था 1969। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एनिमेलिया। तो एनिमेलिया क्या है? ये यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो ये एब्सेंट, ये गलत हो गया। ये एब्सेंट होता है प्रोकैरियोट्स में, प्लांटी में प्रेजेंट है, ये सही था। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू और ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम एनिमेलिया, सही दिया हुआ है। प्लांटी में टिश्यू या ऑर्गन होगा। सेल वॉल एब्सेंट, एनिमेलिया में एब्सेंट होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर मोस्ट लेयर है, प्लांटी में ये प्रेजेंट है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेट्रोट्रोफिक और यहाँ पर ऑटोट्रोफिक, तो ये ऑल ऑफ द एनिमेलिया मेंबर्स आर हेट्रोट्रोफिक, जबकि ये मोस्टली कैसे होते हैं? ऑटोट्रोफिक हैं, तो ये भी सही है। यहाँ पर गलत कौन सा हुआ? फर्स्ट। एनसीईआरटी 1 पेज नंबर 11 से फ्रेम किया गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 105, डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव in nature was experimentally proved in eukaryotes by। तो सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन
ये क्या है, मतलब एक स्ट्रैंड इसमें पैरेंटल रहेगा और दूसरा जो होगा वो न्यूली सिंथेसाइज्ड होगा। तो जब डीएनए का रेप्लिकेशन शुरू होगा तो ये स्ट्रैंड यहाँ पे नया बनेगा। तो एक स्ट्रैंड कॉन्टिन्यूअस सिंथेसिस होती है, दूसरे की डिसकॉन्टिन्यूअस, लीडिंग स्ट्रैंड और लैगिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। तो ये सबसे पहले मैथ्यू मेसेल्सन और फ्रैंकलिन स्टाल ने प्रूव किया था, और ऑर्गेनिज्म इसके लिए यूज किया गया था ई कोलाई। और हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन वाज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ एन अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, और सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड यूज किया गया था। सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। पेज नंबर है ये 90। Now next question. Which of the following exhibits the highest rate of respiration? तो फ्लोएम फाइबर्स, जाइलम फाइबर्स, स्क्लेरेनकाइमा, ये सब क्या है, ये डेड एलिमेंट्स है। जर्मिनेटिंग सीड, ये लिविंग है और इसको ज्यादा एटीपी की जरूरत पड़ेगी। डिवाइडिंग सेल्स होंगी, एंजाइम्स वगैरह एक्टिव होंगे। तो यहाँ पर हाईएस्ट रेट ऑफ रेस्पिरेशन किसमें, सेकंड, जर्मिनेटिंग सीड। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, और ये पेज नंबर इसका 163 एंड 164, एनसीईआरटी 1। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्ट रिगार्डिंग डिकम्पोजिशन ऑफ वेस्ट? तो डिकम्पोजिशन ऑफ वेस्ट के लिए ये एरोबिक प्रोसेस है, एनारोबिक यहाँ पर गलत दिया हुआ है। लो टेम्परेचर विल इनिबिट, वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशंस इसके लिए फेवरेबल होंगी। तो लो टेम्परेचर इनिबिट्स डिकम्पोजिशन, वार्म एंड मॉइस्ट environment फेवर्स द प्रोसेस, सही है। इट इज स्लोअर इफ detritus इज रिच इन प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट, ये गलत है। ये प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट रिच है, तो ये फास्ट होगा। तो ये गलत हो गया। डेट्रीटस इज डिग्रेडेड इनटू सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस बाय फंगल एंड बैक्टीरियल एंजाइम्स। तो मेन डिकम्पोजर्स जो होते हैं बैक्टीरिया और फंजाई हैं, ये भी सही है। तो यहाँ पर गलत कौन सा हुआ, सी और डी, और पूछा गया है नॉट करेक्ट। तो सी एंड डी इज नॉट करेक्ट, आंसर होगा यहाँ पर थर्ड। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108, और इसका पेज नंबर था 207 और 208। Now question number 108. Which of the following would necessarily decrease the density of a population in a given habitat? So density after time t, population density and t plus 1 time के बाद is equal to nt, जो at the time of, at time t पे जो population density थी, nt plus b plus I, birth plus immigration minus d plus e, डेथ प्लस इमिग्रेशन। तो बर्थ और इमिग्रेशन, इमिग्रेशन का मतलब हुआ बाहर से सेम स्पीसीज के इंडिविजुअल्स इस पॉपुलेशन में जो आएंगे, वो इमिग्रेशन। और यहाँ से जो सेम स्पीसीज के इंडिविजुअल्स बाहर जाएंगे तो इसको बोला जाएगा ई माइग्रेशन। तो ये पॉपुलेशन को बढ़ाएगा, ये यहाँ पर कम करेगा पॉपुलेशन डेंसिटी को। और जो बर्थ रेट है, जितने यहाँ पर ऐड हो रहे हैं, ये भी क्या करेंगे, ये भी पॉपुलेशन को बढ़ाएंगे। और डेथ रेट जो होगी, मॉर्टेलिटी, मॉर्टेलिटी यहाँ पर कम करेगी पॉपुलेशन को। तो यहाँ पर नेटेलिटी ये दिया हुआ, वुड नेसेसरली डिक्रीज द डेंसिटी ऑफ ए पॉपुलेशन। तो नेटेलिटी अगर ज्यादा है मतलब बर्थ रेट ज्यादा है, बर्थ रेट अगर ज्यादा होगा तो यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ेगी। इमिग्रेशन इज मोर देन ई माइग्रेशन, तो इमिग्रेशन जब बाहर से इंडिविजुअल सेम स्पीसीज के यहाँ पे आएंगे तब भी पॉपुलेशन बढ़ेगी। मॉर्टेलिटी एंड ई माइग्रेशन, तो ई माइग्रेशन हो रहा हो और मॉर्टेलिटी हो रही हो, तब ये पॉपुलेशन डेंसिटी यहाँ पर कम होगी। तो ये फैक्टर्स जो होंगे ये रिस्पॉन्सिबल होंगे पॉपुलेशन डेंसिटी को कम करने के लिए। नेटेलिटी एंड इमिग्रेशन, नेटेलिटी और इमिग्रेशन ये पॉपुलेशन डेंसिटी को बढ़ाएंगे। तो 108 का करेक्ट आंसर हुआ थर्ड। पेज नंबर है इसका 192 एंड 193। नाउ क्वेश्चन नंबर 109. Plants of this group are diploid
and adapted to extreme conditions. They grow bearing sporophylls in compact structures called cones. The group in references. तो जिस ग्रुप में कोन्स भी प्रेजेंट हो, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल हो और एक्सट्रीम कंडीशंस के लिए अडाप्टेड हो, तो ये कंडीशन है जिम्नोस्पर्म्स में। टेरिडोफाइट्स में कुछ मेंबर्स में कोन्स प्रेजेंट है, जैसे सिलेजिनेला और इक्विसिटम। बट यहाँ पर ये एक्सट्रीम कंडीशंस को टॉलरेट नहीं कर पाते हैं। इनको कैसे वार्म, इनको मॉइस्ट ह्यूमिड कंडीशंस चाहिए सर्वाइवल के लिए। डिप्लॉयड, डिप्लॉयड नहीं, यहाँ पर लाइफ साइकिल कैसी होती है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक। मेन प्लांट बॉडी डिप्लॉयड है बट हैप्लोडिप्लॉन्टिक। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हुआ, जो तीनों कंडीशंस के लिए उपयुक्त है, वो है जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स में लीव्स जो होती हैं ये एडाप्टेशन शो करती हैं। तो ये इनमें संकन स्टोमेटा है, थिक क्यूटिकल प्रेजेंट है, और नीडल शेप लीव्स हैं। तो ये सारी कंडीशंस इनको हेल्पफुल होंगी एक्सट्रीम कंडीशंस को टॉलरेट करने के लिए। करेक्ट आंसर हुआ यहाँ पर फोर्थ, एनसीईआरटी 1 पेज नंबर 32 एंड 33। Now question number 110. When man eats fish which feeds on zooplanktons which have eaten a small plants, the producer in this chain is। तो फिश ने कंज्यूम किया है जू प्लैंक्टन्स को, और जू प्लैंक्टन्स ने कंज्यूम किया है स्मॉल प्लांट्स को। जू प्लैंक्टन्स क्या हुआ है, जू प्लैंक्टन्स जो है वो, जू मतलब एनिमल, प्लैंक्टन्स मतलब जो पैसिवली फ्लोट करते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो एनिमल्स जो पैसिवली फ्लोट करेंगे, अगर प्लांट्स होते तो इनको बोला जाता है फाइटोप्लैंक्टन्स। तो ये यहाँ पर प्रोड्यूसर्स पूछे गए, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कौन से हैं। द प्रोड्यूसर इन दिस चेन इज, तो स्मॉल प्लांट्स, दे आर द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। आंसर होगा यहाँ पर फर्स्ट, 110। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111, पेज नंबर 206। 111, जीन एंड सिस्ट्रॉन वर्ड्स आर समटाइम्स यूज सिनोनिमसली बिकॉज। तो सिस्ट्रॉन वर्ड जो है ये जीन को डिफाइन करने के लिए दिया गया था। सिस्ट्रॉन का मतलब होता है फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए विच कोड्स फॉर सिंगल पॉलीपेप्टाइड, which codes for polypeptide chain। तो वन जीन कंटेन्स वन सिस्ट्रॉन, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा थर्ड, मोनोसिस्ट्रॉनिक। मोनोसिस्ट्रॉनिक किसमें, यूकैरियोट्स में। इन पॉलीसिस्ट्रॉनिक, पॉलीसिस्ट्रॉनिक कंडीशन होती है प्रोकैरियोट्स में। पॉलीसिस्ट्रॉनिक में क्लस्टर ऑफ जीन्स, पॉलीसिस्ट्रॉनिक क्लस्टर ऑफ जीन्स थ्रू सिंगल एमआरएनए, एक एमआरएनए बनेगा, और ये मेनी पॉलीपेप्टाइड्स या मेनी प्रोटीन्स, तो इसको बोलेंगे पॉलीसिस्ट्रॉनिक। और ये प्रोकैरियोट्स का फीचर है, एग्जाम्पल है इसका लैकोप्रोन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हुआ थर्ड, एनसीईआरटी 2 92 एंड 93। नाउ क्वेश्चन 112, विच ऑफ द फॉलोइंग आरएनएज शुड बी मोस्ट अबंडेंट इन एनिमल सेल। तो यहाँ पर जो सबसे ज्यादा अबंडेंट है वो है मैसेंजर के बाद टी और टी के बाद आर, राइबोसोमल आरएनए, ये लगभग 80%। टी आरएनए होता है 15% और मैसेंजर आरएनए है 5%। साइज के अकॉर्डिंग अगर पूछा जाए तो साइज के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा है मैसेंजर आरएनए।
टी सबसे स्मॉलेस्ट, ये साइज का ऑर्डर है और ये परसेंटेज का इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 112 का फोर्थ। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एनसीईआरटी 293 टू 95 से था। बोथ हस्बैंड एंड वाइफ हैव नॉर्मल विजन। हस्बैंड का भी नॉर्मल विजन है और वाइफ का भी। दो देयर फादर्स वर कलर ब्लाइंड। तो अगर वाइफ के फादर कलर ब्लाइंड थे तो इसका मतलब वाइफ के पास ये एक्स क्रोमोसोम आया ही होगा, क्योंकि वाई क्रोमोसोम सन के पास गया होगा। तो ये कैरियर स्टेज हो गई, क्योंकि वाइफ कैसी है, नॉर्मल है, विजन नॉर्मल है इसका। हस्बैंड, हस्बैंड कैसे हैं, ये फादर इनके भी कलर ब्लाइंड थे, बट फादर ने हस्बैंड को क्या दिया होगा, सन को क्या दिया होगा, यहाँ पर वाई क्रोमोसोम आया होगा। तो इसलिए इसका जीनोटाइप, क्योंकि ये भी कैसा है, नॉर्मल है, और कलर ब्लाइंडनेस कैसा है, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस शो करता है। तो इस वजह से यहाँ पर पूछा गया है द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर डॉटर्स बिकमिंग कलर ब्लाइंड। तो डॉटर के लिए दो एक्स क्रोमोसोम, और अगर ये गया तो ये तो पूरी तरह से नॉर्मल है। तो डॉटर्स में बी कैरियर या परफेक्टली नॉर्मल, बट अफेक्टेड नहीं होंगी, कलर ब्लाइंड नहीं होंगी, क्योंकि कलर ब्लाइंड डॉटर के लिए क्या होना चाहिए था, होमोजाइगस रिसेसिव होना चाहिए था। तो होमोजाइगस रिसेसिव यहाँ पर कितना हो गया, 0%। 113 इज फर्स्ट। एनसीईआरटी 2 73 एंड 74। नाउ क्वेश्चन नंबर 114। मैच द टर्म्स इन कॉलम 1 with their description in column 2 and choose the correct option. डोमिनेंस, डोमिनेंस क्या है, मेनी जीन्स गवन है सिंगल कैरेक्टर इन हेट्रोजाइगस ऑर्गेनिज्म, ओनली वन एलील एक्सप्रेसेस इटसेल्फ। तो डोमिनेंस जो होगा वो होमोजाइगस कंडीशन में भी अपने आप को एक्सप्रेस करेगा और हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी। तो ये डोमिनेंस का करेक्ट मैच हुआ सेकंड। फिर कोडोमिनेंस, कोडोमिनेंस जैसे आई ए और आई बी, ये कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल है, जब दोनों एलील अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे ए बी। तो इन हेट्रोजाइगस ऑर्गेनिज्म बोथ एलील एक्सप्रेस देमसेल्व्स फुल्ली। प्लियोट्रॉपी, प्लियोट्रॉपी में एक सिंगल जीन जो होती है कई कैरेक्टर्स को इन्फ्लुएंस करेगी, सिंगल जीन इन्फ्लुएंस इनहेरिटेंस इन्फ्लुएंसेस मेनी कैरेक्टर्स। प्लियोट्रॉपी, प्लियोट्रॉपी का एग्जाम्पल यहाँ पर फेनाइल कीटोनूरिया, सिकल सेल एनीमिया और स्टार सिंथेसिस जीन, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, पॉलीजेनिक, पॉली मीन्स मेनी, जेनिक मीन्स जीन्स, तो मेनी जीन्स कंट्रोलिंग वन कैरेक्टर, सिंगल कैरेक्टर, ये हो गया पॉलीजेनिक। पॉलीजेनिक का एग्जाम्पल है स्किन कलर या ह्यूमन हाइट। 114 का करेक्ट मैच हुआ, ए इज सेकंड, बी इज थर्ड, सी इज फोर्थ एंड डी इज फर्स्ट। आंसर होगा 114 का फोर्थ। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये पेज नंबर है इसका 59 टू 69। On selfing a plant of F1 generation with genotype capital A, capital A, capital B, small b, and capital C, the phenotypic ratio in F2 generation will be। तो यहाँ पर जो ये है ये मोनोहाइब्रिड कंडीशन है। मोनोहाइब्रिड में दो टाइप के गैमीट्स बनेंगे, ए बी सी, और दूसरा बनेगा ए स्मॉल बी और कैपिटल सी। और जब इनकी सेल्फिंग की जाएगी, सेल्फिंग मतलब सेम जीनोटाइप वाला दूसरा पेरेंट, तो ए बी सी और ए स्मॉल बी और कैपिटल सी। तो यहाँ पर ए कैपिटल बी
कैपिटल सी। और ये वाला जो होगा ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी। ये भी ए कैपिटल बी कैपिटल सी। और ये वाला होगा कैपिटल ए स्मॉल बी और कैपिटल सी। तो ये इसका फिनोटाइप अलग होगा और इन तीनों का फिनोटाइप एक जैसा। तो 3:1 का रेशियो होगा यहाँ पर। आंसर होगा फर्स्ट। 115. Now we move to next question. NCERT 2 55 to 58. Select the incorrect match. आपको इनकरेक्ट मैच बताना है। मैथियस लीडेन जर्मन बॉटनिस्ट सही है। थियोडोर शॉन जर्मन जोलॉजिस्ट ये भी सही है। नई वाली एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है ये दोनों मैचिंग। जीएन रामचंद्रन इंडियन बॉटनिस्ट ये गलत है। इंडियन फिजिसिस्ट है ये। और स्ट्रक्चरल बायोलॉजिस्ट। इनफैक्ट ये फादर ऑफ स्ट्रक्चरल बायोलॉजी इन इंडिया। स्ट्रक्चरल बायोलॉजी की इन्होंने शुरुआत की थी। जीएन रामचंद्रन थर्ड ऑप्शन। जॉर्ज पैलेट राइबोसोम्स की खोज की है सही है। 116 इज थर्ड। एनसीईआरटी 1 पेज नंबर 86 to 98. The pineapple which under natural condition is difficult to blossom has been made to produce fruits throughout the year by application of। तो इसके लिए यूज किया जाता है सिंथेटिक ऑक्सिन। और सिंथेटिक ऑक्सिन IA IBA और NAA24D ये यहाँ पर नेचुरल ऑक्सिन है। और ये है यहाँ पर सिंथेटिक ऑक्सिन NAA नेफ्थलीन एसिटिक एसिड 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। आंसर होगा फर्स्ट। पेज नंबर है इसका 175 to 177। नाउ क्वेश्चन नंबर 118. A plant in your garden avoids photorespiratory losses. तो photorespiration absent है। Has improved water use efficiency. High rate of photosynthesis at high temperature. And has improved efficiency of nitrogen utilization. In which of the following physiological groups would you assign this plant? तो ये तो हो गया crassulation acid metabolism। जो सक्यूलेंट्स प्लांट्स हैं वो ये शो करते हैं कि यहाँ पर नाइट में जो फोटोसिंथेसिस होगी वो C4 कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन जो होगा वो C4 पाथवे के थ्रू। और इसके बाद जब डे होगा तब यहाँ पर C3 साइकिल। तो कैम प्लांट नहीं है, नाइट्रोजन फिक्सर नहीं है, C3 नहीं है, C4। इन सब में फोटो रेस्पिरेशन प्रेजेंट है। C3 में भी फोटो रेस्पिरेटरी लॉसेस प्रेजेंट है। C4 C4 की फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी भी सबसे ज्यादा है, C3 से ज्यादा है। और हाई टेम्परेचर ऑप्टिमम है। टेम्परेचर ऑप्टिमम इसका ज्यादा है 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड। और अवॉइड फोटो रेस्पिरेटरी लॉसेस, फोटो रेस्पिरेशन यहाँ पर एब्सेंट है। तो करेक्ट आंसर होगा 118 का फोर्थ। एनसीईआरटी 1 पेज नंबर 145 to 148। नाउ क्वेश्चन नंबर 119। सेलेक्ट द इन सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू कंजर्वेशन मतलब ऑन साइट कंजर्वेशन, जहां पर है वहीं पर संरक्षित किया जाएगा। और इसमें हॉट स्पॉट्स ये 34 हैं। 25 पहले थे, बाद में 9 और ऐड हो गए। बायोस्फीयर रिजर्व्स ये 14 है। नेशनल पार्क्स हैं 19। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज 448 ये भी यहाँ पर प्रेजेंट है। सेक्रेड ग्रुव खासी एंड जैंशिया हिल्स मेघालय, अरावली हिल्स राजस्थान ये भी क्या है इन सीटू कंजर्वेशन। गैमीट बैंक ये एक्स सीटू कंजर्वेशन। तो 119 का हो गया A B और C सेकंड ऑप्शन।
Now we move to next question. 90 national parks, 14 biosphere reserves, 448 wildlife sanctuaries. 120 सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। यहाँ पर आपको इनकरेक्ट मैच बताना है। लार्ज डाइवर्सिटी इन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, ये किसमें? एंजियोस्पर्म्स में। सही है। प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी रूट, ये टैप रूट सिस्टम में प्रेजेंट होगा। प्राइमरी रूट रेडिकल के डायरेक्ट इलोंगेशन से जो बनती है प्राइमरी, फिर इससे जो ब्रांचेस निकलेंगी सेकेंडरी, फिर टर्शरी, तो ये टैप रूट सिस्टम करेक्ट है। ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। फाइब्रस रूट, फाइब्रस रूट में जो रेडिकल होगी वो शॉर्ट लिव्ड होती है, और बाकी जो रूट्स आएंगी वो बेस ऑफ द स्टेम से अराइज होती हैं, जैसे वीट वगैरह में मोनोकॉट्स में प्रेजेंट होंगी फाइब्रस रूट। फिर अराइज फ्रॉम पार्ट्स ऑफ द प्लांट अदर देन द रेडिकल, तो ये टैप रूट नहीं, ये एडवेंटिशियस रूट। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया, इनकरेक्ट मैच पूछा गया है, इनकरेक्ट मैच हो गया फोर्थ। 120। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 121, पेज नंबर 57 एंड 58। नाउ 121 सेलेक्ट द करेक्ट मैच। यहाँ पर करेक्ट मैच बताना है। क्रोमैटोफोर्स, क्रोमैटोफोर्स किसमें? फोटोसिंथेसिस। ठीक है। फोटोसिंथेसिस मेम्ब्रेनस एक्सटेंशंस होते हैं प्रोकैरियोट्स में, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में भी होंगे। पिलाई एंड फिम्ब्री, पिलाई एंड फिम्ब्री दीज आर सरफेस स्ट्रक्चर्स, बैक्टीरिया में प्रेजेंट हैं, और ये अटैचमेंट के लिए होंगे। बैक्टीरिया जेनेटिक मटेरियल इज बेसिकली नेकेड, नॉट एनवलप्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, हिस्टोन प्रोटीन्स भी एब्सेंट हैं, तो ये सही है, नेकेड है यहाँ पर। करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पर ऑल। 121। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 122। द अरेंजमेंट ऑफ द न्यूक्लियाई इन ए नॉर्मल एम्ब्रियो सैक इन द डाइकॉट प्लांट्स। तो नॉर्मल एम्ब्रियो सैक में अगर डाइकॉट प्लांट्स में देखा जाए तो अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियस पूछा गया है। तो पोल्स पर कितने होंगे? 3 न्यूक्लियस, और बीच में है 2 पोलर न्यूक्लियाई, जो सेंट्रल सेल है इसमें 2 न्यूक्लियस, n+n, तो 3+2+3, बीच में 2 होना चाहिए। ये कहलाता है एग अपरेटस, मिल करके बना हुआ है एग सेल और सिनर्जिड्स से। एग सेल सिंगल है जो बीच में है, और 2 सिनर्जिड्स। तो 3+2+3, 122 इज थर्ड, पेज नंबर 10 और 11। नाउ क्वेश्चन नंबर 123, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर पॉलिनेटर। इनमें से कौन से पॉलिनेटर हैं? लीमर्स, गार्डन लिजर्ड, इंसेक्ट्स, ये सब पॉलिनेटर्स का काम करते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हुआ फोर्थ, लीमर्स, बैट, आर्बोरियल रोडेंट्स, जो ट्री पर जो रोडेंट्स हैं, स्क्विरल वगैरह, ये मैमल्स हैं, ये तीनों। गार्डन लिजर्ड प्लस गेको लिजर्ड, ये यहाँ पर रेप्टाइल्स जो पॉलिनेशन करते हैं, प्लस बर्ड्स में हमिंग बर्ड। नाउ नेक्स्ट एनसीईआरटी 2 पेज नंबर 14 पे। Assertion in epidermal tissue system, the epidermal appendages are unicellular as well as multicellular also. तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में ट्राइकोम्स भी आएंगे, रूट हेयर्स भी आएंगे। रूट हेयर्स जो होते हैं ये यूनिसेलुलर है, और डायरेक्ट इलोंगेशन है एपिब्लेमा का, ट्यूबुलर आउटग्रोथ। और ये जो ट्राइकोम्स हैं मे बी यूनिसेलुलर, मे बी मल्टी सेलुलर ऑल्सो। तो
ये सही दिया हुआ है। रीजन, द रूट हेयर्स आर मल्टी सेलुलर वाइल ट्राइकोम्स आर यूजुअली यूनिसेलुलर, गलत हो गया ये। असर्शन सही है बट रीजन इज फॉल्स। आंसर होगा यहाँ पर फर्स्ट। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन 125। सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। यहाँ पर इनकरेक्ट मैच बताना है। कंपोजिटी, कंपोजिटी में क्या है, बेसल प्रेजेंटेशन सही है। सनफ्लावर, मैरीगोल्ड, ये बेसल प्रेजेंटेशन के एग्जांपल्स हैं और ये कंपोजिटी फैमिली से हैं। ब्रासिकेसी, पैराइटल प्रेजेंटेशन। मस्टर्ड, ये ब्रासिकेसी का मेंबर है, क्रूसीफेरी भी बोलते हैं, पुराना नाम। पैराइटल प्रेजेंटेशन ब्रासिकेसी सही है। ट्विस्टेड एस्टिवेशन, ट्विस्टेड एस्टिवेशन के एग्जांपल्स जो दिए हुए हैं वो चाइना रोज, लेडी फिंगर, लेडीज फिंगर और कॉटन। तो ये मालवेसी, ये भी सही है। पोएसी, वैक्सिलरी एस्टिवेशन, वैक्सिलरी एस्टिवेशन पोएसी में नहीं है। वैक्सिलरी एस्टिवेशन जो है ये फेबेसी। तो 125 का करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन विल बी फोर्थ। नाउ क्वेश्चन नंबर 126। सेलेक्ट द करेक्ट मैच। यहाँ पर आपको करेक्ट मैच बताना है। AGU, GGA, GUA एंड CCG। तो जेनेटिक कोड ये ट्रिपलेट्स हैं, सिरीन, ग्लाइसिन, वैलिन और प्रोलीन। करेक्ट मैचिंग यहाँ पर 126 में AGU ये सिरीन के लिए कोड करेगा, GGA ये ग्लाइसिन के लिए और GUA ये वैलिन के लिए और CCG ये प्रोलीन के लिए। तो मैचिंग यहाँ पर सामने ही दी हुई है। 126 का करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट। Now question number 127. The carotenoid pigments are present in। तो carotenoids यहाँ क्लोरोप्लास्ट में भी हैं, क्रोमोप्लास्ट में भी है। ये विदाउट पिगमेंट्स होते हैं। यहाँ क्लोरोप्लास्ट में कैरोटिनॉइड्स के अलावा क्लोरोफिल ए एंड बी ये भी प्रेजेंट है। अमाइलोप्लास्ट जो होते हैं ये स्टोरेज के लिए, इलायोप्लास्ट ये ऑयल और फैट्स के लिए, इसके बाद एल्यूरोप्लास्ट ये प्रोटीन के लिए, और अमाइलोप्लास्ट, अमाइलोप्लास्ट इज फॉर स्टोरेज ऑफ स्टार्च। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा बोथ 1 एंड 2। 127। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन 128। सेलेक्ट द सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिसिस। सबस्ट्रेट लेवल जहां पर ADP से डायरेक्ट ATP का फॉर्मेशन होगा विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ ETS के बिना। तो ग्लूकोज से फ्रक्टोज, ग्लूकोज से पहले ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है, फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट आइसोमराइजेशन के थ्रू। तो ये गलत हो गया। 2 फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से पायरुवेट, तो ये सही है। यहाँ पर ADP जो होती है वो, ये जो सेकंड पोजीशन पे फॉस्फेट ग्रुप है ये रिमूव होगी और ये ADP एक्सेप्ट करेगी और ये कन्वर्ट हो जाती है ATP में। और यहाँ पर ETS का इन्वॉल्वमेंट भी नहीं है। तो ये सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन सही दिया हुआ है। सक्सेनिल कोएंजाइम A से जब सक्सेनिक एसिड बनता है तो यहाँ पर भी GTP बनती है और GTP इज इक्विवेलेंट टू 1 ATP। लेकिन ये किस में है, ये क्रेब्स साइकिल में है। और यहाँ पर पूछा गया है ग्लाइकोलिसिस के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा सेकंड, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड।
यहां पर जो कन्वर्जन है ये आइसोमराइजेशन है, ये इंटर कन्वर्टेबल फॉर्म्स है, आइसोमराइजेशन। तो करेक्ट आंसर हो गया 128 का सेकंड, ये डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। प्लास्टिसिटी ड्यू टू एनवायरनमेंट इज सीन इन, तो प्लास्टिसिटी ये एनवायरनमेंट के इन्फ्लुएंस की वजह से भी हो सकती है। प्लास्टिसिटी के एग्जांपल है हेट्रोफिली, ये एनवायरनमेंट की वजह से भी हो सकती है, या फिर स्टेजेस ऑफ लाइफ उसके इन्फ्लुएंस से भी हो सकती है। तो प्लांट्स के अंदर एबिलिटी होती है टू फॉर्म डिफरेंट स्ट्रक्चर्स थ्रू डिफरेंट पाथवेज, तो इसी को बोला जाता है प्लास्टिसिटी। और प्लास्टिसिटी का एग्जाम्पल है ये हेट्रोफिली। तो एनवायरनमेंट का अगर इन्फ्लुएंस देखेंगे तो एग्जाम्पल है बटर कप, जहाँ पर टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में पत्ती का शेप कुछ और है और एक्वेटिक में कुछ और स्टेजेस ऑफ लाइफ का अगर देखा जाएगा तो कॉटन, कोरिएंडर एंड लार्कस्पर, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो यहाँ पर कॉटन, कोरिएंडर, लार्कस्पर इन्वायरमेंट के रिस्पेक्ट में पूछा गया है, आंसर होगा फोर्थ। पाथवे, डिफरेंट pathways in response to environment or phases love to form different kind of structures. This ability is called plasticity. Now question number 130. The following diagram showing restriction sites in E. coli cloning vector PBR322. Find the role of X and Y genes. तो अगर X और Y genes का यहाँ पर इफेक्ट देखा जाएगा तो X का यहाँ पर क्या है, ये Y है यहाँ पर ROP, रिप्रेसर ऑफ प्राइमर, और ये कोड करती है प्रोटीन्स विच आर रिक्वायर्ड इन रेप्लिकेशन। और ये एक्स, एक्स क्या है, ये यहाँ पर है ओराई, origin of replication. The gene X is responsible for controlling the copy number of the linked DNA, Y for protein involved in the replication of plasmid. तो ये ठीक है, पहला सही दिया हुआ है। और आई ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन भी प्रोवाइड करेगा, प्लस ये कॉपी नंबर को भी कंट्रोल करता है। The gene X is responsible for controlling the copy number and Y for protein. The gene X is for protein involved in replication, गलत हो गया। Gene X is responsible for recognition sites and Y is responsible for antibiotic resistance. ये गलत है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के लिए BAM-H1, SAL1, PVU1 और PST1, एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन। जीन X is responsible for the resistance to antibiotics and Y for protein, ये भी गलत। करेक्ट आंसर हो गया 130 का फर्स्ट। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, NCERT 2 168 to 170. Represented here is the inheritance pattern of a certain type of trait in humans. Which one of the following conditions could be an example of this pattern? तो फीमेल मदर से, यहाँ पर मदर से सन में जा रहा है और फादर से डॉटर में, तो ये क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। और ये देखने को मिलेगा सेक्स लिंक्ड में, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव, और ये ऑटोसोमल रिसेसिव है। सिकल सेल एनीमिया ये भी ऑटोसोमल और ये भी ऑटोसोमल। हीमोफीलिया ये ए और बी टाइप का, ये है सेक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 131 का थर्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 132. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज? एसटीआई की बात हो रही है, ट्राइकोमोनियासिस। तो ट्राइकोमोनियासिस वेजाइनलिस, ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस से होती है। ट्राइकोमोनियासिस एसटीआई है।
सिफिलिस ये होता है ट्रिपोनिमा पैलिडम से। ये भी एसटीआई है। एड्स, एचआईवी, ये भी एसटीआई है। एंकेफेलाइटिस ये वायरल या बैक्टीरियल कॉज हो सकते हैं एंसेफेलाइटिस के, और एंसेफेलाइटिस जो कि ये एसटीआई नहीं है। 132 इज सेकंड। एनसीईआरटी 247। Which one of the following statement is correct regarding sexually transmitted infection? Person may contract syphilis by sharing milk. गलत। Hemophilia is one of the STI। गलत। सिंगल जीन डिसऑर्डर है, ये जेनेटिक डिसऑर्डर है। जेनेटल हर्पीज एंड सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया ये मेंडेलियन डिसऑर्डर, सिंगल जीन। द चांसेस ऑफ ए 5 year बॉय कॉन्ट्रैक्टिंग एसटीडी आर वेरी लिटिल, ये सही है। 133 इज फोर्थ। नाउ क्वेश्चन नंबर 134। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड एज माइक्रोब्स? तो माइक्रोब्स क्या हुए? ये माइक्रोस्कोपिक माइन्यूट ऑर्गेनिज्म, माइक्रोस्कोपिक होंगे, माइन्यूट होंगे, नॉट विजिबल थ्रू नेकेड आईज। तो यहाँ पर टोबैको मोजाइक वायरस, एडिनो वायरस, लैब ईस्ट, एसिटोबैक्टर, क्लॉस्ट्रिडियम, तो ये सारे ही जो हैं ये माइक्रोब्स की कैटेगरी में ही आते हैं। टोबैको मोजाइक वायरस और एडिनो वायरस, इनके डिजीज कॉजिंग प्रॉपर्टी की वजह से और इनके माइक्रोस्कोपिक साइज की वजह से इनको भी माइक्रोब्स की कैटेगरी में रखा गया है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑल। Microbes are diverse: protozoa, bacteria, fungi, and microscopic plant and animal viruses, viroids, prions. Blood pressure in the pulmonary artery. पल्मोनरी आर्टरी क्या होगी? जो राइट वेंट्रिकल से ब्लड को लेकर के जाएगी। यहां से जो ट्रंक निकलेगा, पल्मोनरी ट्रंक, ये पल्मोनरी आर्टरी में राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। मोर देन दैट इन द पल्मोनरी वेन्स, ये कहाँ पहुंचाएंगी? ये पहले लंग्स में पहुंचाएंगी और लंग्स के बाद फिर ये पल्मोनरी वेन्स जो होंगी ये यहाँ पर लेकर के आते हैं लेफ्ट एट्रियम में। तो मोर देन दैट इन द पल्मोनरी वेन्स, तो ये लेफ्ट राइट वेंट्रिकल के ज्यादा पास कौन सा है? आर्टरी। तो यहाँ पर प्रेशर ज्यादा होगा, वेन में प्रेशर कम होगा, ये दूर है इससे। मोर देन दैट इन द पल्मोनरी वेन सही दिया हुआ है। लेस देन दैट इन द वेना केवा, वेना केवा से यहाँ पर प्रेशर कम होगा। वेना केवा क्या है? सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा, तो यहाँ पर प्रेशर कम ही होगा। सेम एज दैट इन द एओर्टा, ये गलत है क्योंकि एओर्टा में जो आएगा वो लेफ्ट वेंट्रिकल से आता है और लेफ्ट वेंट्रिकल को ज्यादा दूर तक बॉडी में ब्लड सर्कुलेट करना होता है, प्रेशर ज्यादा होगा। तो सेम एज दैट ये भी गलत। सेम एज दैट इन द वेना केवा, तो ये भी गलत है। यहाँ पर कैसा होता है? कम। करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट, 135। ये पल्मोनरी आर्टरी। So I have covered my portion. Thank you all of you. Now further discussion will be carried by my fellow partner Vikram sir. Thank you so much. हेलो बच्चों, न्यू लाइट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। और मैं विक्रम चक्रवर्ती आज आपके समक्ष लेकर के हाजिर हुआ यूट्यूब पर पेपर डिस्कशन। और आज हम लोग का पेपर है ऑल इंडिया फुल सिलेबस टेस्ट का 12वां टेस्ट है, जो कि 5 अक्टूबर 2025 को हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से ऑनलाइन ऑफलाइन मोड दोनों में पेपर हुआ है। पेपर काफी ठीक था, आप सभी ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, सभी को बहुत धन्यवाद। सबसे पहले पेपर को डिस्कस करने वाले हमारे सीनियर साथी, क्वेश्चन नंबर 91 से 135 तक डॉक्टर शैलेंद्र मिश्रा सर ने आपकी जर्नी की। अब मैं 136 से 180 तक की जर्नी आपके साथ कर रहा हूँ। पहला सवाल है, विद द कंटिन्यूअस इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन द वेलोसिटी ऑफ एंजाइम। ये क्वेश्चन आपको डायग्राम आपकी किताब में बना हुआ है कि ऐसे चल के इस पॉइंट के बाद ये कांस्टेंट हो जाता है एंजाइम की एक्टिविटी। ठीक है, ये किताब में बना है। और एंजाइम सब एंजाइम का कंसंट्रेशन ये आपने पढ़ा, और ये ठीक वैसे ही है जैसे आपको पता है कि आपने 10,000 मॉलिक्यूल, मतलब 1 लाख मॉलिक्यूल आपने लिए सबस्ट्रेट के,
ठीक है, और आपने उसमें डाला है मान लीजिए 10,000 मॉलिक्यूल किसके, एंजाइम के, मान लीजिए 10,000 मॉलिक्यूल डाला है किसके, सब एंजाइम के। तो आप देखेंगे कि 1 सेकेंड में ये 10,000 मॉलिक्यूल 10,000 सबस्ट्रेट को पकड़ेगा और बनाएगा प्रोडक्ट में, फिर अगले 10 में बनाएगा इसको। तो इसका मतलब एक समय तक तो एंजाइम इस सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल को बदलेगा, तो आपको लगेगा कि रेट ऑफ रिएक्शन धीरे 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 बढ़ रही है। लेकिन इसी में अगर आपने 1 लाख मॉलिक्यूल या मान लीजिए 1 लाख मॉलिक्यूल आपने और डाल दिए, तो ऐसा नहीं है कि समय के साथ फिर आपको रिएक्शन बढ़ता हुआ दिखाई पड़े। क्यों? क्योंकि एंजाइम के मॉलिक्यूल लिमिटेड हैं, आप सबस्ट्रेट को बढ़ाते जा रहे हो बढ़ाते जा रहे हो, क्योंकि एक समय पर एक वक्त पर, जैसे सपोज दैट आपके पास केवल एक टैक्सी है, उसमें से 5 लोग बैठ सकते हैं, 5 पैसेंजर थे, एक जगह से आपने पास आउट किया, फिर वापस आए, फिर आप 5 लोग को बिठाए फिर ले गए। लेकिन हर चक्कर के बाद अगर 5 की जगह 20 पैसेंजर 50 पैसेंजर खड़े हो जाएं, तो आपको लगेगा कि पैसेंजर खड़े ही हैं, टैक्सी काम नहीं कर रही, टैक्सी काम कर रही, एंजाइम अपना काम कर रहा है, सबस्ट्रेट को बदल रहा है प्रोडक्ट में। लेकिन हम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इन कंपेयर टू एंजाइम ज्यादा बढ़ाते हैं, तो हमें रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट दिखाई पड़ता है। तो ये है कि द एंजाइम मॉलिक्यूल बहुत ही कम होते हैं देन द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, एंड आफ्टर सैचुरेशन ऑफ दीज मॉलिक्यूल देयर नो फ्री एंजाइम मॉलिक्यूल टू बाइंड विद एडिशनल सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। तो ये दोनों सही है, और ये इसका करेक्ट एक्सप्रेशन है, दैट इज थर्ड आंसर। और ये आप देख सकते हैं यहाँ से क्वेश्चन है। अब देखिए से द गोनेटोट्रोपिक एक्टिविटी, नॉर्मली हमारे दिमाग में गोनेटोट्रोपिन आता है एफएसएच और एलएच, लेकिन आप देखिए जब प्रेगनेंसी होती है तो एक हार्मोन निकलता है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेटोट्रोपिन, और इसका एक प्रकार से ये प्रेगनेंसी हार्मोन होता है, याद रखिएगा। ये क्या होता है? ये होता है प्रेगनेंसी हार्मोन, ठीक है, और इसी से आप टेस्ट करते हैं प्रेगनेंसी का, जिसको आप बोलते हैं ग्रेविडेक्स टेस्ट, याद रखिएगा। दो चीज, अब चूंकि ये प्रेगनेंसी हार्मोन है, तो प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने वाले जो अदर हार्मोन होंगे उनके सिक्रीशन को ये इंक्रीमेंट करेगा, जैसे कि आपका एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ये बहुत जरूरी है किसके, फीमेल की बॉडी में सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप होने के लिए और प्रेगनेंसी को सस्टेन करने के लिए। तो इसीलिए हाई प्रेगनेंसी के समय यही हार्मोन निकलता है और ये सिंथेसिस ऑफ एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन को बढ़ाता है। तो ये है गोनेडोट्रोपिन एक्टिविटी, याद रखिएगा। आप देख सकते हैं आपको बताया गया था कि जब आप नेफ्रॉन के एक नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर की बात आप करते थे, तो सबसे पहले आपने देखा था ये बोमन्स कैप्सूल, ठीक है, और उसके बाद ये रहा पीसीटी, ठीक, और उसके बाद ये रहा हेलने लूप, और उसके बाद ये रहा डीसीटी। तो आप देखिए कि प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ये किसके पार्ट हैं, नेफ्रॉन के पार्ट हैं। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ये नेफ्रॉन के पार्ट है, याद रखिएगा, सेकंड आंसर। और ये आप देख सकते हैं। अब देखिए आपको पता है कि इवोल्यूशन के दौरान के समय, ठीक है, जो आपका फीटस है और जो आपका एम्ब्रियो है उसके प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारे कैरेक्टर डेवलप किए गए। तो ये कहा गया, उसी को बोलते हैं हम एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। और ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन जो होते हैं वो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट को फैसिलिटेट करते हैं, आसान बनाते हैं, सहायता देते हैं, याद रखिएगा। अब इसमें पहला नाम है आपका एमनियन का, दूसरा है कोरियन, और तीसरा है एलेंटॉयस। इन सबके अपने अपने फंक्शन, इसका काम होता है मैकेनिकल, जो होता है ये डेसिकेशन से बचाता है और जर्क से बचाता है। ये तो ठीक है सर, जो आपके एम्ब्रियो में पहला आपका आरबीसी का प्रोडक्शन होता है, आरबीसी निर्माण उसी योग साइक में होता है। और कोरियन न्यूट्रिशन और गैस एक्सचेंज के लिए और वेस्ट मटेरियल के एक्सचेंज के लिए एलेंटॉयस होता है, दैट इज सेकंड आंसर। ये तीनों आपके एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन हैं, और जिनमें एमनियन पाया जाता है उनको बोलते हैं एमनियोट्स एनिमल, याद रखिएगा। और इसके 3 एग्जाम्पल हैं, पहला रेप्टाइल, दूसरा बर्ड, तीसरा मैमल, ठीक है, रेप्टाइल बर्ड मैमल। तो ये क्या है, एमनियोट्स कहलाते हैं, और ये वही हैं जिनमें आपका 12 पेयर क्रेनियल नर्व पाया जाता है, ठीक। तो भाई साहब हमको समझ में आ गया कि एमनियन का मैकेनिकल प्रोडक्शन जर्क से बचाता है और डेसिकेट सूखने से बचाता है, कोरियन का काम न्यूट्रिशन देना होता है और गैसेस एक्सचेंज के लिए होता है, और ये होता है वेस्ट मटेरियल के एक्सचेंज के लिए, सेकेंड आंसर। और योग सैक होता है इरिथ्रोपोइसिस के लिए, और ये आप देख सकते हैं योग सैक।
अब देखिए, आपको मालूम था कि जब आप बायोटेक 2 पढ़ते हैं तो उसमें कहा गया था कि डिजीज के स्टडी के लिए कुछ आपके ह्यूमन डिजीज होते हैं, उनके लिए मॉडल बनाए गए, ट्रांसजेनिक मॉडल, जिस पर हम अध्ययन कर सकें। तो उसमें एक एल्जाइमर है, कैंसर है, सिस्टिक फाइब्रोसिस रिमेटोड है। एल्जाइमर ही बीमारी है जो न्यूरोट्रांसमीटर एसिटिल कोलिन की कमी से होती है। कैंसर आप जानते हैं। सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या होता है कि हमारे शरीर के इंटरनल ऑर्गन में थिक म्यूकस बन जाए, स्टिकी बन जाए, ठीक है। अब वो क्या करेगा, लंग्स में, पेनक्रियास डक्ट पे जहां जहां जमा होगा तो वहां के प्रॉपर फंक्शनिंग को डैमेज करेगा। सिस्टिक, और ये एक प्रकार का इनहेरिटेबल डिजीज है, ये मेंडेलियन डिसऑर्डर है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस आपको पता है, ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। तो ए बी सी डी ये सब के सब ह्यूमन के रोग हैं, याद रखिएगा। अब पूछा जाएगा इनमें से कौन जो आपका हेरिटेबल है, सिस्टिक फाइब्रोसिस, जैसे कि हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, याद रखिएगा। क्या आंसर आ गया, फोर्थ। और ये बायोटेक 2 में दिया हुआ है। देखिए, स्टडी ऑफ डिजीज के लिए हमें बहुत सारे ट्रांसजेनिक एनिमल डिजाइन करने हो कि हम कैसे इनका अध्ययन करें। अब देखिए, कुछ नहीं, आपको पता है एस्केरियासिस ये होता है एस्केरिस से, ठीक। और एस्केरिस तो आप जानते हैं कि मेंबर ऑफ एस्केलमेंथीज होगा। एलिफेंटासिस ये होता है वुचेरेरिया से, ये भी मेंबर ऑफ एस्केलमेंथीज। तो भाई ये तो गलत हो गया। मलेरिया आपको पता प्लाज्मोडियम से होता है, मेंबर ऑफ प्रोटोजोआ या प्रोटिस्टा हो सकता था। एमीबियोसिस ये है आपका अमीबा, एंटमीबा से, ठीक है। ये एंटमीबा से होगा। और कास्ट मेंबर ऑफ प्रोटोजोआ, ये भी ठीक है। सेकंड आंसर है, याद रखिएगा। तो एलिफेंटासिस जो है बुचेरिया बेनक्राफ्टी, ये मेलाई से होती है, जो कि एसके हेलमिंथीज के मेंबर है, ना कि प्लेटी हेलमिंथीज। सेकंड आंसर, ये आप देख सकते हैं। अब देखिए, डायग्राम तो पहचानना आपको आ ही गया। ये मुझे दिख रहा है गॉबलेट सेल। गॉबलेट सेल अगर दिख रही है सर, तो एक प्रकार की ये यूनिसेल्यूलर ग्लैंड है। ये क्या सिक्रेट करती है, ये म्यूकस। कहाँ सिक्रेट करती है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट या एलिमेंट्री कैनाल। इतनी बात मुझे समझ में आ गई। मल्टी सेलुलर ये है नहीं, एलिमेंट्री कैनाल तो ठीक है। ये कंपाउंड एपिथेलियम है, मॉइस्ट सरफेस ऑफ बक्कल कैविटी या स्किन में पाया जाता है। ये आपका क्यूबॉइडल इपिथीलियम है, याद रखिएगा। डायग्राम आपको दिख रहा है, लेकिन टिश्यू नहीं, हाँ पीसीटी में पाया जाता है, ये सही है। इसके बाद देखिए, ये आपका बोन का स्ट्रक्चर है। बोन, अब बोन एक प्रकार का क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक। तो ये मसल टिश्यू नहीं है, इस शेड का कोई मतलब नहीं है। तो मुझे सिर्फ बी सही दिख रहा है, थर्ड आंसर। तो डायग्राम सबसे पहले आपको पहचानना था, कहाँ पाए जाते हैं, क्या वो टाइप है, इन तीनों को पहचानना था। इसलिए एक क्वेश्चन नहीं था, सेकंड आंसर। और थर्ड आंसर, ये आप देख सकते हैं, यूनिसेलुलर ग्लैंड। अब देखिए, कुछ नहीं, एनिमल किंगडम में जितना चैप्टर इंपॉर्टेंट है उतना ही अकेला ये इंपॉर्टेंट है कि किसका क्या नाम है। एक होता गार्डन लिजर्ड, ये होता आपका कैलोटस, ठीक है। और एक होता है हेमीडेक्टाइलस, हेमीडेक्टाइलस, ये आपका होता है वॉल लिजर्ड, याद रखिएगा। और एक होता है ट्री लिजर्ड, ठीक है, ट्री लिजर्ड। और वो होता है कैमेलियन, याद रखिएगा। तो गार्डन लिजर्ड, अब चूंकि लिजर्ड है तो ये रेप्टाइल्स के मेंबर्स होते हैं। ट्री फ्रॉग आपको पता है हाइला, ये फ्रॉग एम्फीबिया। हॉर्स आपको पता है मैमल। काइटॉन आपको पता है मोलस्का। तो मुझे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट आंसर। अब देखिए, कुछ नहीं सर, क्रेनियल कैपेसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको पता था होमो हेवेलिस अगर हम लें तो 650 सीसी, एरेक्टस की 900 से 1075। अब देखो 900 क्या है, होमो इरेक्टस, इरेक्टस 900, होमो इरेक्टस पेकिनेंसिस, ठीक है, जिसे जावा मैन बोलते हैं, 1075। और क्रोमैग्नन कितना हो गया, 1600। तो यही आंसर आ गया सेकंड। याद रखिए, क्रेनियल कैपेसिटी इंपॉर्टेंट है। तो सेकंड आंसर, होमो हेवेलिस, इरेक्टस, क्रोमैग्नन। अब देखिए, कुछ नहीं सर, आपको बताया गया था कि एक पेड़ अपने अंदर मेटाबॉलिज्म के समय बहुत सारे केमिकल बनाती है। एक होता है प्राइमरी मेटाबोलाइट, एक और सेकेंडरी मेटाबोलाइट। प्राइमरी मेटाबोलाइट का फंक्शन उसके शरीर में पता होता है, और सेकेंडरी मेटाबोलाइट का फंक्शन जनरली नोन नहीं। हाँ, कुछ इकोलॉजिकल फंक्शन होते थे, जैसे स्टैकिन, कैफीन, ओपियम, जैसे जिन पौधों में ये डेवलप होते हैं उनमें कोई ब्राउजर एनिमल नहीं खाता है, तो इसका इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंट है। तब देखिए, ग्लाइसिन, ग्लूकोज, लिपिड, फैट, डीएनए, आरएनए, ये सब के सब प्राइमरी मेटाबोलाइट है, सही है।
प्रोटीन हेट्रोपॉलीमर है, क्यों? क्योंकि आपको पता है इसका मोनोमर होता है एमिनो एसिड। क्या होता है वो 20 प्रकार के होते हैं, तो एक से ज्यादा टाइप के अगर मोनोमर हो गए तो हेट्रोपॉलीमर। ठीक है, तो ये गलत। स्टार सेलुलोज हेट्रो नहीं, ये होमोपॉलीमर है, क्यों? इन दोनों में ग्लूकोज ही इसका मोनोमर है। इसमें अल्फा डी है, इसमें बीटा डी है। अल्फा डी बीटा डी आप जानते हैं कि पहले कार्बन पे अगर OH राइट साइड तो अल्फा डी, लेफ्ट साइड तो बीटा डी एनोमेरिक फॉर्म होती है, आपको पता होना चाहिए। तो ये गलत हो गया। पेप्टाइड बॉन्ड पाया जाता है प्रोटीन में रुबिस्को, जितने एंजाइम होते हैं रुबिस्को, पेप्केज, कार्बोक्सीपेप्टाइड, इन सब में आपका पाया जाएगा, क्योंकि ये एंजाइम एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं। नंबर ऑफ कार्बन एटम और सेरीन में आपको पता है कि ये 3 कार्बन का है, और ग्लाइसिन भी 3 कार्बन का है, एलनीन भी 3 कार्बन का है। तो ठीक है भाई, तो पहला सही है, ठीक है, डी सही है, ई सही है, ए डी ई। क्या आंसर आ गया? थर्ड। आपको पता है कि आर ग्रुप जो सेन में होता है वो CH2OH होता है। ग्लिसरॉल में 3 कार्बन तो होते हैं, एलएन में CH3 होता है। तो 3 का आंसर, तो ए और डी और ई। क्या आंसर आ गया? थर्ड। याद रखिएगा। तो स्टार्च और सेलुलोज होमोपॉलीमर है, प्रोटीन हेट्रोपॉलीमर है। पेप्टाइड बॉन्ड चाहे रुबिस्को हो, चाहे पेप्केज हो, चाहे डीएनए पॉलीमरेज हो, आरएनए पॉली पाया जाएगा। ए डी ई, थर्ड आंसर। ठीक है, आप देख सकते हैं। कुछ नहीं सर, एड्स का फुल फॉर्म जानते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। इसके वायरस का नाम होता है HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। और एक प्रकार का ये सिंगल स्ट्रैंडेड वायरस होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड वायरस। लेकिन इसके 2 स्ट्रैंड होते हैं, याद रखिएगा, इसके 2 स्ट्रैंड होते हैं, और दोनों के अपने अपने रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होते हैं। दोनों के अपने अपने रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज मॉलिक्यूल होते हैं, याद रखिएगा। ये वायरल डिजीज है, HIV से होता है, 1900 में पता है। अब देख कॉन्जेनाइटल डिजीज क्या होता है। ये ऐसी बीमारी होती है जो माँ बाप से, मदर से, मतलब चाहे पिता से चाहे माता से, वाया जीन ट्रांसफर होती है, हेरिटेबल होती है, इसको बोलते हैं कॉन्जेनाइटल। आपको पता है कि सपोज ये मेल पेरेंट है, ये फीमेल है, इसने अपने 23 गुणसूत्र दिए, इसने 23 दिए। इन दो, ये स्पर्म के माध्यम से, ये स्पर्म हो गया, ये ओवम हो गई, दोनों फ्यूज किए, जाइगोट बना। इसका मतलब जो बीमारी इन क्रोमोसोम पे रही होगी वो इस जाइगोट, जो कि किसी बच्चे, किसी न्यूली बॉर्न बेबी का पहला सेल होता है जाइगोट, इसमें 46 गुणसूत्र बीमारी आ जाएगी, और इसी जाइगोट से फिर एम्ब्रियो बनेगा, माउला गैस्ट्रुला, फिर ऑर्गन डिफरेंशिएशन। इसका मतलब अगर मैं कहूं कि कोई बीमारी अगर हेरिटेबल है, तो अगर जीन में है, तो जाहिर सी बात है जब बच्चा पैदा होगा तो वो सिंस बर्थ रहेगा, याद रखिएगा, सिंस बर्थ बीमारी रहेगी। लेकिन एड्स के साथ ऐसा नहीं है। एड्स जो है, मदर की, अगर मान ली मदर को HIV पॉजिटिव है, तो उसके आपके जो ब्लड है उसके कांटेक्ट में आने से बच्चे को HIV पॉजिटिव हो जाता है। तो जब बच्चा दुनिया में आता है तो उसको सिंस बर्थ HIV होती है। तो सिंस बर्थ होना केवल इस बीमारी का नाम नहीं हो सकता, कम से कम उसे एटलीस्ट जेनेटिक होना चाहिए, जेनेटिक डिजीज होना चाहिए। ठीक है, और ये वाया इन्फेक्शन आती है। तो कॉन्जेनिटल डिजीज जो होती है वो होती है ऐसी जेनेटिकल बीमारियां जो माँ बाप से बच्चों को मिलती हैं और सिंस बर्थ होती हैं, उन्हें बोलते हैं। सिंस बर्थ होना केवल कॉन्जेनिटल नाम नहीं होता। क्यों? HIV जो होती है इन्फेक्शन से आती है। तो मुझे सिर्फ ABC, ये आपका। अब अगर आपसे पूछे कि इनमें से कौन कौन सी बीमारी कॉन्जेनिटल है, जैसे कि हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, जितनी भी क्रोमोसोमल या जेनेटिकल बीमारियां हैं, सब की सब कॉन्जेनिटल होती हैं, HIV एड्स नहीं, याद रखिएगा। सेकंड आंसर ABC क्यों सही है। अब देखिए, आपकी किताब में डेटा दिया गया, पार्शियल प्रेशर के डिफरेंस की वजह से ही गैसों का ट्रांसपोर्ट होता है। अगर मैं सीधा सीधा लंग्स पकड़ लूं, जहां पर मैं बोलूं एल्वियोलाई, एल्वियोलाई, यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी थी सर? 104। फिर ये ब्लड ऑक्सीजन में आई, यहाँ हो गया सर 95, और जहाँ टिश्यू पहुंचा तो सर यहाँ हो गया 40, और CO2 कितना हो गया? 45। याद रखिएगा। तो ऑक्सीजन ये तो ठीक दिख रहा है, ये 95 तो सही है, लेकिन यहाँ पर ये ऑक्सीजीनेटेड होना चाहिए, गलत। फिर देखिए पास CO2 45 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, तो ये टिश्यू सही है। 48 एल्विलाई सही है। तो A C और D, क्या आंसर आ गया? फर्स्ट, ACD ही सही है। ये डेटा आप देख सकते हैं। आप देखिए, आपको पता कॉकरोच में, अगर आप सेंसरी ऑर्गन की बात करें,
सेंसरी आर्गन, तो एक तो एंटीना हो गया, मैक्सिलरी पल्प हो गया, एनल सर्काई हो गया, ये चीजें क्या होती हैं, और आईज हो गई, ये आपकी सेंसरी आर्गन है। मैक्सिलरी पल्प जो है एक्सक्रेटरी नहीं है भाई, ये सेंसरी आर्गन है। और ऐसे ही एक स्ट्रक्चर का नाम था मैलपिगियन ट्यूब्यूल, ठीक है, ये होता है स्केलेटरी आर्गन। तो ये गलत है, ये सही है। इसका राइट, आपको पता था कि अकाक्रोच की पूरी बॉडी जो होती है वो काइटिनस एक्सोस्केलेटन से कवर्ड होती है, और चूंकि बॉडी सेगमेंटेड होती है तो हर सेगमेंट के एक्सोस्केलेटन का नाम बोला गया था स्क्लेराइड। और इनकी, और किसी भी एनिमल की 3 पोजीशन होती है, आपको पता है, ये मेरा वेंट्रल है नॉस्ट्रिल से लेके, पीछे डॉर्सल है, ये लेटरल है। तो अगर मैं एक्सोस्केलेटन से कवर्ड हूं तो मेरे भी शरीर में 3 पोजीशन, डॉर्सल, वेंट्रल और लेटरल। तो टार्सल वाले को टरगाइड बोलते हैं, वेंट्रल वाले को स्टर्नाइड, और लेटरल वाले को प्लूराइड। ये सब के सब एल्राइड्स के टुकड़े हैं, और ये काइटिन की बनी होती है। इंटायर फोरगट क्यूटिकल से जो तक कवर्ड होता है, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया, सेकंड, काकरोच में सेकंड आंसर। अब देखिए, आपको पता ही है कि वेक्टर तो वैसे बहुत आपने पढ़े, एक तो प्लाज्मिड आपने पढ़ा, बैक्टीरियोफेज पढ़ा है, इसके अलावा आपने बीएसी पढ़ा है, वाईएसी पढ़ा है, इसके अलावा आप फेजमिड के नाम से जानते हैं, एक कॉस्मिड भी होता है, याद रखिएगा, और आप एग्रोबैक्टीरियम जानते हैं, ठीक है। और क्या जानते हैं सर, आप रेट्रोवायरस जानते हैं। ये आपके वेक्टर हैं। एस्केरिस इन्फेक्शियस एजेंट है, प्लाज्मोडियम इन्फेक्शियस एजेंट है। सेकेंड और फोर्थ, क्या आंसर आ गया, फोर्थ आंसर, ठीक है। क्वेश्चन टेंस बहुत लंबा था, उसको बोलिए, आपको वेक्टर पता नहीं वेक्टर क्या होते हैं, सेकेंड और फोर्थ। आप देखिए, कुछ नहीं, आपको पता था कि ड्रग एंड एब्यूज में किसी, कोई चीज, कोई ड्रग्स अगर है, अगर आप उसको मेडिसिनल पर्पज से ले रहे हैं तब तक तो ठीक है, और अदर देन मेडिसिनल पर्पज से अगर आप उसको ले रहे हैं तो उसको बोलते हैं ड्रग एब्यूज। जैसे आपको पता है कि बारब्यूटेट एक प्रकार का डिप्रेशन, एंटी डिप्रेसेंट होता है, इंसोम्निया पेशेंट को दिया जाता है। तो भाई साहब, ये मेडिसिन का इस्तेमाल हो सकता है, गलत। फिर लिखा मॉर्फिन, आपको पता है जिनको सर्जरी होती है तो सेडेटिव होता है, पेन किलर की तरह काम करता है। तंबाकू जो होता है निकोटिन रिलीज कराता है, टोबैको एड्रेनल ग्लैंड को रिलीज करा के, जिससे सारी चीजें एक्टिवेट हो जाती हैं, तो ब्लड प्रेशर बढ़ता है, याद रखिएगा। फिर कोकीन नहीं दिया जाता पेशेंट को सर्जरी के बाद, मॉर्फिन दिया जाता ताकि आसानी से रिकवरी, क्योंकि ये हेलुसिनेशन है, सेकेंड आंसर। अब देखिए, अब ये क्वेश्चन देखिए, इसमें आपकी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इस्तेमाल होती है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड यूज होती है, और इन दोनों में एक्सरे इस्तेमाल होता है। और आपको पता है कि रेडिएशन हमारी बॉडी के नुकसानदेह होता है। हिस्टोपैथोलॉजिकल स्थिति में जहां हमें कैंसर पता डायग्नोज करना होता है, उस जगह के एक सस्पेक्टेड टिश्यू को हम कट करते हैं और फिर उसको लैब में एग्जामिन करते हैं। तो बताइए, अगर आपने अपने शरीर से किसी टिश्यू कट किया तो ब्लड का लॉस हुआ, थोड़ा शरीर का लॉस हुआ, तो ये भी सेफेस्ट नहीं है। सेफेस्ट का मतलब जिससे नुकसान नहीं है, एमआरआई, दैट इज फर्स्ट आंसर, याद रखिएगा। एक्सरे जो होता है एक प्रकार का नुकसानदेह है शरीर के लिए, रेडिएशन, फर्स्ट आंसर। अब देखिए, विद द फॉलोइंग इज कॉमनली ट्रांसफर ऑफ फॉरेन डीएनए इनटू क्रॉप प्लांट। आपको पता था कि निमेटोड वाली जीन, निमेटोड जीन को टोबैको प्लांट में, टोबैको प्लांट में डालने के लिए इसी का इस्तेमाल किया गया था, एग्रोएक्टिविटी फेसिंस का, याद रखिएगा। और ये तो आपके इन्फेक्शियस एजेंट हैं, ये भी इन्फेक्शन, दैट इज सेकेंड आंसर, ठीक है। अब देखिए, मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर फ्रॉग के लिए। टच के लिए आपको पता ही है सेंसरी पैपिली, स्मेल के लिए नजल इपिथेलियम, केनियल नर्व होती है 10 पेयर, याद रखिएगा, 10 पेयर। ये क्या होगा, पेरिफेरल नर्व सिस्टम। अब आपको पता है कि मिडला ऑब्लोंगेटा स्पाइनल कॉर्ड में जब खुलता है तो फोरामेन मैग्नम से खुलता है, याद रखिए, एक प्रकार का ये पोर होता है, दैट इज सेकेंड आंसर। ए थर्ड, बी फर्स्ट, सी फोर्थ, डी सेकेंड, दैट इज फोर्थ आंसर, याद रखिए। फोरान मैग्नम क्या है, हाइंड ब्रेन या मेडला ऑब्लोंगेटा स्पाइनल कॉर्ड में इसी के थ्रू खुलती है, ठीक है। तो ए थर्ड, बी फर्स्ट, सी फोर्थ, डी सेकेंड। फिलिकस है द करेक्ट स्टेट फॉर, आपको पता है कि सबसे पहले नर्वस सिस्टम सिलेंट्रेटा में आया, जहां केवल न्यूरॉन था, ठीक है, आपका कंपोज ऑफ न्यूरॉन था, ब्रेन नहीं था वहां पे, याद रखिएगा, ब्रेन नहीं था उसमें, हाइड्रा में।
नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन था। अब देखिए लिखा है कि न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन वेरी सिंपल लो इन्वर्टेड, फॉर एग्जांपल हाइड्रा, नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन। कुछ नहीं, आपको पता है कि एक्टिन को थिन फिलामेंट में जानते हैं, ठीक है, और मायोसिन को थिक फिलामेंट के नाम से जानते हैं। ठीक, ये तो बात समझ में आती है। और आपने कभी भी ये जेड लाइन मैंने बना दी, ठीक है, और उसके बाद देखिए ध्यान से, ये मैंने मायोसिन बनाया, और उसके बाद देखिए फिर मैंने ये एक्टिन बना दिया। किताब को ध्यान से देखिए, ऐसे ही बना हुआ है। ठीक, अब वापस देखिए ध्यान से, ठीक है, ये जेड लाइन है, नो डाउट, ये मायोसिन है। ठीक, तो किताब में लिखा है कि जेड लाइन और यहां से लेकर के यहां तक की दूरी आपकी सार्कोमियर है, डिस्टेंस बिटवीन टू जेड लाइन। अब लिखा है जेड लाइन एंड मायोसिन थिक फिलामेंट टू द एंड ऑफ सार्को, नहीं, सार्कोमियर के एंड ये दोनों हैं, तो इनके एंड पे जेड लाइन तो है, लेकिन मायोसिन दो जेड लाइन के बीच में होती है, तो ये सेंटेंस गलत है, एंड्स पे नहीं है। पहला सही है। सार्को रेटिकुलम स्टोर एस्टर कोई नहीं भाई, कैल्शियम आयंस। और मायोसिन का क्रॉस ब्रिज आपको याद हो अगर डायग्राम, तो आपको याद हो ये ऐसे ऐसे डायग्राम बना था, और ऐसे डायग्राम किताब बना, तो यहाँ पर देखिए दो बाइंडिंग साइट थी, ये वाला हैवी मेरोमायोसिन पे, एक था एक्टिन बाइंडिंग साइट और एक थी एटीपी बाइंडिंग साइट। दो बाइंडिंग साइट बनी हुई थी, किताब को ध्यान से देखिए। तो भाई ये कैल्शियम बाइंडिंग साइट नहीं था, फर्स्ट आंसर। अब देखिए आपको पता है कि जितने कार्बन का शुगर होता है, ठीक है, उसको उतने से नाम देते हैं, ओज लगाते हैं। और हेक्सा आपको पता है, तो भाई हेक्सोज 5 कार्बन का, पेंटोज 4 कार्बन का, इरेथ्रोज, टेट्रोज बोलते हैं उसको, याद याद रखिएगा, 4 कार्बन का टेट्रोज, 3 कार्बन का ट्राइयोज, और 3 कार्बन से नीचे आपका कार्बन पॉसिबल नहीं है, और ट्राइयोज ही आपका एग्जाम्पल DHAP PgAl होता है। ठीक, अब देखिए नॉट हेक्सोज, ग्लूकोज में 6 कार्बन, फ्रक्टोज में 6, गैलेक्टोज में 6, और लैक्टोज जो है एक डाइसैकेराइड है। ठीक, और इसके दो मोनोमर क्या होंगे सर, ग्लूकोज होंगे और गैलेक्टोज होंगे। याद रखिए ये दोनों 6 6 कार्बन, लैक्टोज डाइसैकेराइड, ये हेक्सोज शुगर नहीं है। अब फंक्शनल ग्रुप के बेस पर कीटो हेक्सोज, एल्डो हेक्सोज, तो जो फ्रक्टोज है वो आपका कीटो हेक्सोज है, ये भी याद रखिएगा, और ग्लूकोज जो है वो एल्डो हेक्सोज है। दैट इज थर्ड आंसर। आपको मालूम था कि जब आप सीट देख रहे थे, यहां पर प्लीम्यूल, यहाँ पे रेडिकल, ये प्लीम्यूल हो गया और ये हो गया रेडिकल, इनसे रूट निकला था, इनसे स्टेम डेवलप हुआ था, ये तो सही है। फिर लिखा अगर हम एक लीफ की बात करें, अगर मैं ये स्टेम ब्रांच मानूं, यहाँ पे मैं देख रहा हूं ये लीफ बेस है, और यहाँ पे ये पेटियोल है, और यहाँ पे यह पत्ती देख लीजिए ऐसे। ठीक, तो ये इतना आपका लीफ होता है, तो लीफ बेस पेटियोल लेमाइना, ये भी ठीक है। तो क्या आंसर आ गया, दोनों सेंटेंस सही है, फोर्थ आंसर। ठीक है, दोनों सेंटेंस सही है, फोर्थ आंसर। अब देखिए आपको पता है कि मियोसिस फर्स्ट की अगर हम बात करें, तो इसके अगर हम प्रोफेज 1 को अध्ययन करें, प्रोफेज 1, तो भाई एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हुआ था पैकेटिंग स्टेज में क्रॉसिंग ओवर की मदद से, ये सही है। साइनेप्सिस हुआ था जाइगोटिन में सेंट्रोनिमल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की वजह से। और अब देखिए आपको पता है कि अगर मैं ये एक सेल मानूं, ठीक है, तो ये गया मियोसिस 1 में, तो ये दो सेल बनी, पेयर्ड ऑफ सेल, ये डॉटर सेल, फिर इनसे मियोसिस 2 इनमें होगा, तो इनसे दो सेल बनेंगे। अगर मैं 46 क्रोमोसोम और 4 cDNA मान के चलूं, तो यहाँ पे 2 cDNA 2 cDNA, और यहाँ पे cDNA C, और यहाँ पर भी C, और यहाँ 23 गुणसूत्र, 23, और फिर उसके बाद अगेन 23 23 23, याद रखिएगा। 4C क्यों, अगर हम यहाँ पे मान लीजिए 40 पिकोग्राम DNA मान लें, तो यहाँ पे 20 पिकोग्राम और यहाँ पे 10 पिकोग्राम होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब हमने क्या सीखा
कि मियोसिस 1 में क्रोमोसोम का नंबर आधा होता है, मियोसिस 2 में क्रोमोसोम का नंबर वैसे ही बना रहता है, रिमेन सेम, जबकि डीएनए का अमाउंट मियोसिस 1 में आधा होता है और मियोसिस 2 में अगेन फिर आधा होता है। तो ये कहा जाए अमाउंट ऑफ डीएनए आर 1/4 फ्रॉम पेरेंट सेल टू डॉटर सेल, ये कहना गलत है। यहाँ ये 1/2 होगा, क्योंकि आपको केवल मियोसिस 1 के लिए क्वेश्चन देखना था। याद रखिएगा मियोसिस 2, हालांकि ये बात सही है कि मियोसिस अगर बोलते तो 1/4 ही आता, लेकिन मियोसिस फर्स्ट में डीएनए का अमाउंट आधा होता है और क्रोमोसोम भी आधा होता है। मियोसिस 2 में अगेन फिर उसका डीएनए का अमाउंट आधा होगा और क्रोमोसोम वैसे ही बना रहेगा, तो 1/2, दैट इज थर्ड आंसर, यही गलत है। अब देखिए एंड्रोजन हार्मोन आपको पता है ये आपका मेल सेक्स हार्मोन है और मेल में जितने भी मेल कैरेक्टर होते हैं, मतलब बॉडी का मस्कुलाइजेशन होना, बॉडी का ग्रोथ होना, एनाबॉलिक इफेक्ट लाना, ये सब इसी की इफेक्ट होते हैं। और एस्ट्रोजन आपको पता है कि ग्रोइंग फॉलिकल से डेवलप होता है, सही है। और इसके अलावा एस्ट्रोजन आपका एड्रिनल कॉर्टेक्स से भी निकलता है। ठीक है भाई, दोनों सेंटेंस सही है, बुक की लाइन थी। फोर्थ आंसर। अब देखिए ये कहा गया कि हमारे शरीर में वैसे तो एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं, जैसे कि आपने पढ़ा पीनियल, पिट्यूटरी, एड्रिनल, थायराइड, पैराथायराइड, ठीक है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी ग्लैंड होते हैं जो एक्चुअल में उनका फंक्शन कुछ और होता है, लेकिन उनमें कुछ सेल्स या टिश्यू पाई जाती है जिससे वो हार्मोन सिक्रेट करते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा था टेस्टिस, ठीक, जैसे कि आपने पढ़ा ओवरी, जैसे कि आपने पढ़ा हार्ट, जैसे कि आपने पढ़ा किडनी, और जैसे कि आपने पढ़ा आपका जीआईटी या एलिमेंट्री कैनाल। तो टेस्टिस आपको तो प्राइमरी फंक्शन गैमेटोजेनेसिस, प्राइमरी फंक्शन गैमेटोजेनेसिस, और सेकेंडरी फंक्शन हार्मोन सीक्रेट करना। हार्ट आपको पता है बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन का, सर्कुलेटरी सिस्टम का एक पार्ट है, लेकिन एएनएफ सीक्रेट करता है। किडनी एथ्रोपोइएटिन सीक्रेट करती है। जीआईटी से सीसीके, डिओडनम, सिक्रेटिन, गैस्ट्रिन, ये सब निकलते होते हैं। सेंटेंस ये दोनों सही है और यही इसका करेक्ट एक्सप्रेशन है, याद रखिएगा। समझ गए आप लोग? तो लिखा कि हार्मोन्स आर आल्सो सीक्रेटेड बाय सम टिश्यू व्हिच आर नॉट एंडोक्राइन ग्लैंड्स। किडनी सीक्रेट रेनिन एंड एथ्रोपोएटिन, हार्ट सीक्रेट एएनएफ, जीआईटी सीक्रेट सीसीके। थर्ड आंसर, ठीक है। अब देखिए लिखा कैटिकोलामीन्स। कैटिकोलामीन्स जो होते हैं एड्रिनल मेडुला के हार्मोन्स कहलाते हैं, जिनमें इपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, इन्हीं को हम एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनलिन के नाम से जानते हो। ये बायोगेनिक एमीन्स होते हैं, ठीक है, एमिनो एसिड के डेरिवेटिव होते हैं। टायरोसिन इसमें आपका एमिनो एसिड लगता है, याद रखिएगा। और इनका काम होता है शरीर में ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाना, चाहे ग्लूकोनियोजेंसिस के माध्यम से, चाहे ग्लाइकोजिनोसिस के माध्यम से। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं ताकि शरीर में सारी चीजें बढ़ जाएं। हार्ट रेट बढ़ेगा, ब्रीदिंग रेट बढ़ेगा, बॉडी मूवमेंट बढ़ेगा, ठीक है, पाइलो इरेक्शन होगा। तो ये ब्रेक डाउन करेंगे। फिर एड्रेनलिन, नॉन एड्रेनलिन, ठीक है, आर रैपिडली सीक्रेट इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस ऑफ एनी काइंड ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशन। सही है, ये दोनों सेंटेंस बिल्कुल सही है। और इन्हीं से आपके 3F हार्मोन, फ्लाइट, फियर, फ्लाइट, ठीक है, फाइट, फ्लाइट, फियर, 3 हार्मोन निकलते हैं, याद रखिएगा। ये दोनों इमरजेंसी हार्मोन है। फोर्थ आंसर। अब देखिए एवरी एरिया ऑफ बायोलॉजी, आप ध्यान से देखिए, जब आप एनसीईआरटी शुरू करते हैं तो उसमें एक पन्ना लिखा हुआ है, ए नोट फॉर स्टूडेंट एंड टीचर्स के लिए। एनसीईआरटी ने एक नोट दिया है कि स्टूडेंट टीचर्स को पढ़ें। उसी पैराग्राफ से एक क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो उसमें लिखा है कि बायोलॉजी के जितने भी क्षेत्र हैं, ये डेवलपिंग सिर्फ इस बात पे नहीं होते कि केवल बायोलॉजी में क्या चल रहा है, बल्कि ये इस बात पे डिसिप्लिन ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स, ये दोनों अदर डिसिप्लिन के होते हैं। साइंस और मैथमेटिक्स भी चाहिए होता है बायोलॉजी में, याद रखिएगा। फिर कहते हैं बायोलॉजी केवल इस बात तक सीमित नहीं है कि हम लेबोरेटरी में देखें, हम म्यूजियम में जाने, हम पार्क में जाके समझें, बल्कि ये इस बात पे है कि बायोलॉजी का अध्ययन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल, और उसके बाद इमेजिनेशन ऑफ जनरल पब्लिक एनहेंस पॉलिटिकल अटेंशन, मतलब बायोलॉजी को हर नजरिए से देखा जाना जरूरी है। ये आपकी किताब में देखिए ध्यान से, ये यहाँ से क्वेश्चन है, इस जगह से, ए नोट फॉर टीचर एंड स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ से इस पैराग्राफ में क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको यहाँ से देखना था कि बायोलॉजी का अध्ययन केवल ये नहीं है कि केवल बायोलॉजी पढ़ो छोड़ दो, कि बायो का बहुत उपयोग है। आप देख ही सकते हैं बायोलॉजी कई सारे स्ट्रीम हैं, जैसे वैक्सीन, जितनी वैक्सीन हैं ये बायोलॉजी के अध्ययन से आती हैं। ये दोनों सेंटेंस बिल्कुल सही है। इस पन्ने को आप खोल के पढ़ेंगे तो ये लाइन आपको मिल जाएगी। फोर्थ आंसर। फिर लिखा कि स्पोरोफिल सर रेंज, आपको मालूम था कि जब स्पोरोफिल आपका आपस में मिलके बनता है तो उसको बोलते हैं स्ट्रोबिलाई, ठीक है, कोन, स्ट्रोबिलाई या कोन, ठीक है।
तो ये जब आपस में जुड़ेंगे तब ये बनेगा स्ट्रोबिला या कोन बनेगा। तो ये तो ठीक है। इसके अलावा एंजियोस्पर्म जो होते हैं हाईली डाइवर्सिफाइड होता है, हर तरह के हैबिटेट में पाया जाता है और इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी ज्यादा होता है। फूड, फॉडर, फ्यूल, मेडिसिन, सेवल अदर कॉमर्शियल इंपॉर्टेंट, जैसे कि रबर है, गम है, आपको पता ही है। ये दोनों सेंटेंस सही है। अब देखिए पोरफायरा, सारगासम, लैमिनेरिया यूज एज फूड, बिल्कुल सही है। मतलब 70 स्पीसीज अगर आप एल्गी गिने तो उनमें से एक ये भी जिनमें होता है। और आपको पता है कि जितना भी आपकी दुनिया में फोटोसिंथेसिस होता है उसका लगभग 50% एल्गल फोटोसिंथेसिस के माध्यम से होता है। ये आपकी किताब में लिखा हुआ है। ठीक, तो ये दोनों सेंटेंस बिल्कुल सही है। अब देखिए आपको बताया गया था अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जैसे आपने पढ़ा था गैमेटोफाइट। गैमीटोफाइट, गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट होता है। ठीक, तो एक कमाल की बात है, ये हेप्लॉयड है, ये डिप्लॉयड है, और यही एक समय के बाद एक दूसरे में अल्टरनेट होती रहती है। ये गैमिट बनाएगा, जाइगोट बनेगा, स्पोरोफाइट बने, स्पोरोफाइट स्पोर बनेगा, फिर ये बन जाएगा। लेकिन अगर आपने सिलेंटेटा में एक एनिमल है जिसका नाम है ओवेलिया, ठीक, और इसमें आपने पढ़ा होगा इसके दो मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म होते हैं, एक होता है पॉलिप और एक होती है मेडुसी। ठीक है, पॉलिप मेडुसा में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से चेंज हो जाता है और मेडुसा पॉलिप में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चेंज होती है। ये कमाल की बात है कि एनिमल में ये दोनों स्ट्रक्चर आपके डिप्लॉयड होते हैं। तो डिप्लॉयड मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म चेंज इनटू अदर डिप्लॉयड मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म इन मेटाजेनेसिस, दैट इज ओविलिया, सही है। और हाइड्रा में केवल पॉलिप फॉर्म है। ठीक है, और इलिया में क्या है, मेडुसी फॉर्म है। एडम्सिया सी एनिमोन में पॉलिप फॉर्म है। मेडुसी फॉर्म इज सेसाइल एंड सिलिंड्रिकल, एक गलत है। ठीक है, यहाँ पॉलिप होना चाहिए था। ठीक, और ये पॉलिप को मेडुसा होना चाहिए था। किताब को ध्यान से पढ़ें, अम्ब्रेला शेप मेडुसा होती है। तो इस पहला सेंटेंस सही है, दूसरा गलत है। ठीक है, तो पॉलिप हाइड्रा में है, सी एनिमोन में है, मेडुसी फॉर्म आपके अरेलिया जेलीफिश है, अम्ब्रेला शेप है। दैट इज फर्स्ट, सेकंड आंसर। कुछ नहीं सर, डायग्राम आपने पहचान लिया। ये तीनों के तीनों थ्री जर्मिनल लेयर शो कर रहे हैं। पहली चीज, थ्री जर्मिनल लेयर मतलब एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीडोडर्म तीनों में है। अब इनमें स्प्लिटिंग नहीं है तो भाई ये तो ए सीलोमेट का डायग्राम है। डन। ये स्यूडो सीलोमेट का डायग्राम है और ये ट्रू सीलोम है, ट्रू सीलोम है। ठीक, तो आपको पता है कि ए सीलोमेट प्लेटी एलमेंथीज में, सीडो सीलोमेट जो है एक्सके एलमेंथीज में, और आपके एंडा से लेके कार्डा तक सबके सब ट्रू सीलोम है। तो टेप वर्म जो है जिसे आप टीनिया बोलते हैं, प्लेटी एलमेंथीज, ये तो ठीक। और हुक वर्म, ठीक है भाई, सही है। एंकाइलोस्टोमा सीडोसिलोमेट, और अर्थवर्म तो आपको सही लग रहा है। फैसियोला भी इसी का मेंबर है, प्लेटिहेल्मिन्थीज का। राउंड वर्म एस्केरिस, ये भी सही हो गया। सिल्क वर्म आपको पता है, बॉम्बिक्स, ये आर्थ्रोपोडाई, ठीक है। लेकिन सर सिल्क वर्म ये गलत, हुक वर्म ये गलत, टेप वर्म ये भी गलत, अर्थवर्म ये भी गलत, लेकिन ये दोनों सही है। तो मुझे ए और बी ही क्यों सही दिख रहा है, दैट इज सेकेंड आंसर। ये क्वेश्चन इस बात पे था कि क्या आप इस बात को पहचान पाते हैं कि कौन कौन से एनिमल इन तीनों से संबंधित होते हैं। ठीक है, सेकेंड आंसर। अब देखिए डायग्राम इस पे है। कुछ नहीं सर, अब आप इतना तो पहचान रहे होंगे, ये मेल एस्कैरिस है, ये मेल एस्कैरिस है, ये फीमेल एस्कैरिस है, ये हेरोडिनेरिया है, या इसको हम लीच के नाम से जानते हैं। ये बाइसेक्सुअल है, या तो आपको पता है। ये फीमेल, ये मेल, तो मेल फीमेल, मेल गलत, मेल फीमेल बाइसेक्सुअल, सेकंड आंसर। केवल बी ही सही है, बी ओनली, याद रखिएगा। तो इसको आपको पहचानना था कि मेल फीमेल, तो मेल फीमेल बाइसेक्सुअल, सेकंड आंसर, मतलब फर्स्ट आंसर। ये आप डायग्राम देख सकते हैं। कुछ नहीं सर, ये तो मुझे ओवरी दिख रही है, दैट इज ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑफ फ्रॉग है। क्या आंसर आ गया, थर्ड। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग, दैट इज थर्ड आंसर। ये आप देख सकते हैं। कुछ नहीं अब देखिए यहाँ पे, देखिए मीन कैरेक्टर वाला वैल्यू आगे बढ़ा है, ये स्टेबलाइजन को शो कर रहा है, स्टेबलाइजेशन को शो कर रहा है। ये मीन
कैरेक्टर वैल्यू वाले को बढ़ाए, और इन दोनों में तो डिस्ट्रक्टिव होगा। तो होना क्या चाहिए, मोर इंडिविजुअल एक्वायर ए वैल्यू मीन कैरेक्टर वैल्यू है, अदर देन नहीं है, अदर देन ये डायरेक्शनल का सेंटेंस लिखा है। सेंटेंस आपके डायरेक्शनल टाइप का लिखा है इसलिए गलत है, और ये सही है, दैट इज इनकरेक्ट। करेक्ट, थर्ड आंसर। सेंटेंस जो लिखा है वो डायरेक्शनल का लिखा है, और डायग्राम आपका किसका दिया गया है, इस डायरेक्शन का दिया गया है। तो क्या आंसर आ गया, थर्ड। आप देख सकते हैं लिखा हुआ है। अब देखिए, आपको मालूम था कि 20 टाइप की एमिनो एसिड्स हैं, ठीक, और आपके कोडॉन जो है वो 4। तो अगर ये डुबलेट होते, 4 के पावर 2 करते, तो 16 ही एमिनो एसिड ये कोड कर पाते। फिर चार्ल्स गेमाउ ने ये बात कही कि भाई 20 एमिनो एसिड है और केवल 4 बेस है, तो भाई ये डुबलेट नहीं हो सकता, हो ना हो, ये भाई ट्रिपलेट है, दैट इज 64। ठीक है, तो एमिनो एसिड से ज्यादा संख्या कोडान की है तो कोई दिक्कत नहीं। तो चार्ल्स गेमाउ वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस बात को बताया कि भाई कोडान ट्रिपलेट होते हैं। ये सेंटेंस आप देख सकते हैं। तो जीएम क्राफ्ट के आपको पता है, नॉर्मल क्राफ्ट में कुछ डिफॉल्ट रहा होगा, कुछ कमी रही होगी, तब हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाए। उनका काम, एक बेनिफिट ये था कि इनकी यील्ड ज्यादा थी। फिर दूसरी बात, केमिकल पेस्टिसाइड्स पे इनका जो था रिलायंस जो था, सहारा कम था। क्यों? क्योंकि ये पेस्ट रेजिस्टेंस बनाए गए थे। और प्रिवेंट अर्ली एग्जॉस्टेशन ऑफ फर्टिसाइल, ये भी सही है। ठीक है, और इनकी न्यूट्रिएंट क्वालिटी को भी हमने इम्प्रूव किया, बायो फोर्टिफाइड किया। तो इतनी बातें जीएम क्रॉप के लिए यूजफुल थी कि जीएम क्रॉप बनाया क्यों गया था। ये आप देख सकते हैं यहाँ से कि भैया ऐसे बनाओ कि जो कि स्ट्रेस को, कोल्ड ड्राट और ठंडी गर्मी और आपके सूखा को झेल सकें। फिर कहते हैं पोस्ट हार्वेस्ट लॉस जो होते हैं वही बचा ले जाएं, और अर्ली एग्जॉस्टेशन हो जाए और न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ जाए। इतनी बातें जीएम क्रॉप बनाने के लिए उद्देश्य थी। अब देखिए, कुछ नहीं, जब आप इवोल्यूशन का चैप्टर पढ़ेंगे बच्चों, तो उसमें जो आपका चार्ट बना हुआ उसके अध्ययन से देखिए कि एंजियोस्पर्म जो था वो सीनोजोइक में डेवलप हुआ है। ठीक है, ना कि पैलियोजोइक में, दैट इज फर्स्ट, यही गलत है। और बाकी जो स्टेरोफिलम पैलियोजोइक सही है, साइकेड्स मीजोइक, हर्बिस और इमीजोइक। आप उस चार्ट को देखिए, उसमें अलग अलग एनिमल के, प्लांट्स के बने हुए हैं, कौन कहाँ डेवलप हुआ है। मतलब प्लांट्स का ही ज्यादा बना हुआ उसमें, तो प्लांट के बारे में देखिए कौन कौन कहाँ डेवलप हुआ, दैट इज फर्स्ट आंसर। और ये आप देख सकते हैं डायग्राम, देखिए ध्यान से कि ये आपके एंजियोस्पर्म ये आपका सीनोजोइक में है। और देखिए लाइकोपोड्स हो गया, ये जुरासिक, दैट इज म्यूजोइक में आ गया। फिर देखिए साइकेड्स भी म्यूजोइक में आ गया। तो ये डायग्राम यहाँ से लिया गया है। अब देखिए, सबसे पहला जीन थेरेपी दिया गया 4 साल की लड़की थी जिसको बोलते हैं, ठीक है, 1990 में। और इसकी समस्या ये थी कि इसमें लिम्फोसाइट का मैचुरेशन प्रॉपरली नहीं हो रहा था। मैचुरेशन नहीं हो रहा था, डिफ्रेंशिएशन भी नहीं हो पा रहा था, और इनमें बी और टी दोनों लिम्फोसाइट की प्रॉब्लम आती है, याद रखिएगा। और इस बीमारी को बोलते हैं सीआईडी, सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। और आप जो पढ़ते हैं एड्स पढ़ते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, उसमें केवल टी लिम्फोसाइट की प्रॉब्लम आती है। तो ये जीन थेरेपी था। अब देखिए, मैं कह रहा हूं किसी फिजिकल रेडिएशन को यूज करके, फिजिकल रेडिएशन को इस्तेमाल करके किसी बीमारी को ट्रीट करना, रेडिएशन थेरेपी। इम्यूनो, आप इम्यून, किसी आपकी एंटीबॉडी को दे करके किसी बीमारी को ट्रीट करना, इम्यूनोथेरेपी। केमिकल को दे करके किसी बीमारी को ट्रीट, कीमोथेरेपी। तो ऐसे ही किसी फॉल्टी जीन को हटाना, मतलब फंक्शनल जीन को दे या बेटर जीन को दे करके, जीन थेरेपी। दैट फर्स्ट, इसमें किया क्या गया कि अर्ली एम्ब्रियोनिक कंडीशन में आपकी एडीओ, एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम, ये आपके बोन मैरो में जा करके लिम्फोसाइट के प्रॉपर डिफरेंशिएशन और मैच्योरेशन को गवर्न कर, कंट्रोल करती थी। तो इस एंजाइम को बनाने वाले जीन को अर्ली एम्ब्रियोनिक कंडीशन में ही इंट्रोड्यूस कर दिया गया, जिससे पूरा का पूरा ये सिस्टम आपका इंप्रूव करेगा, याद रखिएगा। ये रहा पूरा जीन थेरेपी, आप देख सकते हैं। अब देखिए, इसमें वेयर फॉलोइंग इज कॉमनली यूज एज ए वेक्टर फॉर इंट्रोड्यूसिंग डीएनए फ्रेगमेंट ह्यूमन। याद रखिए, जब आपने जीन थेरेपी को डिटेल में पढ़ा था, जीन थेरेपी, तो उसमें एक आपका टेम्परेरी क्योर था और एक था परमानेंट क्योर। ठीक, तो टेम्परेरी क्योर में था एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी था, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन था, और फंक्शनल एडीए बना के डालना था। तो फंक्शनल एडीए बनाने के लिए हमने उसमें जीन इंट्रोड्यूस किया था लिम्फोसाइट में, उसी रेट्रोवायरस की मदद से किया था, याद रखिएगा। और ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, ये डाइकॉट प्लांट में किया जाता है। और लेमडा फेज जो है, ये आपका बैक्टीरियो फेज है, याद रखिएगा। और पीवीआर 322 जनरल वेक्टर है ही, फर्स्ट आंसर।
तो ये आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है कि फंक्शनल एडीए डीएनए यूजिंग रेट्रोवायल वेक्टर इज देयर। What is the criteria for DNA fragment movement on agarose gel during the जेट्रोफोसिस? कुछ नहीं, क्या क्राइटेरिया होता है जेट्रोफोसिस में? आपको पता था कि जो टुकड़ा जितना छोटा था वो उतने दूर तक गया था और जो बड़ा था पहले था, तो स्मॉलर द फ्रेगमेंट साइज फार्दर इट मूव, बिल्कुल सही है। ठीक, और आपको पता था कि कैथोड से एनोड की तरफ चला था, ठीक है, मतलब निगेटिव टू पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया गया था। और इसमें कौन सा लाइट लगाई गई थी? अल्ट्रावायलेट लाइट। और इसमें डाई इस्तेमाल की गई थी इथिडियम ब्रोमाइड। याद रखिएगा, फर्स्ट आंसर ये आप देख सकते हैं। विच फॉलोइंग, आपको पता है कि जब किसी पॉलीमर को पॉलीमर को मोनोमर में कन्वर्ट करना होता है, ठीक, तो इसी को बोलते हैं डाइजेशन, या ऑक्सीडेशन भी कह सकते हैं, ऑक्सीडाइज करना, मतलब अपने छोटे फॉर्म में तोड़ना। और जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं वो यही काम करते हैं। मैं कहूँ लाइपेज जो होता है ये फैट्स पे काम करता है एस्टर बॉन्ड पे। याद रखिएगा, प्रोटीएज जो होता है प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम होता है, ये काम करता है पेप्टाइड बॉन्ड पे। सेलुलोज जो होता है सेलुलोज को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है, तो चूंकि कार्बोहाइड्रेट है तो उसमें ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा, तो ये उस पे काम करेगा। लेकिन जो आपके डीएनए आरएनए है उनमें अगर अंदर से किसी चीज को तोड़ना है, मतलब छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड में, तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड पे काम करेगा एंडोन्यूक्लियेज, याद रखिएगा, या एक्सोन्यूक्लियस भी कह सकते हैं, वो भी, मतलब न्यूक्लियर एंजाइम जो होते हैं वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड पे काम करते हैं। और चूंकि इंटरनल लिखा है तो एंडोन्यूक्लियस ही होगा। दैट इज थर्ड आंसर। अब देखिए सैदा यूनिसेलुलर, आपने माइक्रोब्स के चैप्टर में देखा था कि बहुत सारे बायो एक्टिव मॉलिक्यूल थे, हाउस होल्ड प्रोडक्ट थे, जो अलग अलग जीवों की मदद से निकाले जा रहे थे। एस्परजिलस नाइगस जो था वो कॉमर्शियली सिट्रिक एसिड के फॉर्मेशन में इस्तेमाल हुआ। सेक्रोमाइसिस सेरेविसी, ये तो आपको पता ही है, ये ब्रेड और बियर, जितने भी आपके वाइन विस्की ब्रांडी रम एल्कोहल जो भी है सब इसी को आप ईस्ट बोलते हैं, याद रखिएगा। और मोनस्कस पोर्फिरियस ये भी एक प्रकार का ईस्ट है, जिससे क्या निकाला गया था सर? ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग स्टैटिन। और ट्राइकोडर्मा पॉलीफॉर्म से क्या लिया गया सर? इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट, दैट इज साइक्लोस्पोरिन ए। अब देखिए एस्परजिलस नाइगस जो है स्कोमास्टिस का मेंबर है, मल्टी सेलुलर है। सैक्रोमाइसिस सेरेसिस है यूनिसेलुलर, मोनस्कस परफिस्ट है ये भी यूनिसेलुलर, और ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम ये आपका ट्रिडिट्रोमास्टिकम यही मल्टीसेलुलर। तो यूनिसेलुलर में आपको क्या आ गया? बी और डी, दैट इज फर्स्ट आंसर। अब देखिए टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विद इन ए पाउच कॉल्ड स्क्रोटम, ये सही है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होता है जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए फेवरेबल नहीं है, इसलिए भगवान ने इसे बाहर किया। स्क्रोटम हेल्प इन मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, बिल्कुल सही है। तो ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, दैट इज थर्ड आंसर। अब देखिए फ्रॉम इवोल्यूशनरी पॉइंट, एक बार बताइए, जब कोई कैरेक्टर दुनिया में आता है तो उसके कोई ना कोई पर्पस तो होता ही है। हम कह रहे हैं कि मेटाथेरिया तक ट्रू प्लेसेंटा नहीं था, लेकिन जब यूथेरिया आया तो एक प्लेसेंटा आ गया, ट्रू प्लेसेंटा। उसका क्या बेनिफिट है? जो विविपेरस एनिमल होते हैं, क्योंकि मैमल्स में विविपेरिटी आई थी, तो जो आपके बच्चा मदर के अंदर डेवलप हो रहा है तो उसको न्यूट्रिशन प्रॉपरली मिले, उसका सर्वाइवल बढ़े, इसके लिए प्लेसेंटा बनाया गया था। ये फंक्शनल कनेक्शन था मैटरनल बॉडी और आपके डेवलपिंग फीटस के बीच। तो एक प्रकार का ये इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से ये वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। क्यों ऐसा है? प्रेगनेंसी के समय प्लेसेंटा फैसिलिटेट करता है द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट टू द एम्ब्रियो एंड आल्सो रिमूवल ऑफ CO2 एंड एक्सेसिव वेस्टेज मटेरियल प्रोड्यूस बाय द एम्ब्रियो। प्लेसेंटा आल्सो अटेंड एंडोक्राइन टिश्यू एंड प्रोड्यूस सेवल, क्यों? और ये प्लेसेंटा हार्मोन जो सीक्रेट करता है, ये प्रेगनेंसी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, CGHP आपको पता ही है। तो इसलिए ये भी पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, दैट इज थर्ड आंसर। ये आप देख सकते हैं। अब देखिए अभी मैंने बताया है कि कौन से प्रोडक्ट जितने भी आपके एल्कोहलिक बेवरेजेस बनते हैं, एल्कोहलिक बेवरेजेस, पेय पदार्थ, ठीक है, वो सब के सब फर्मेंटेशन के माध्यम से बनते हैं। ये बात हमेशा याद रखिएगा, फर्मेंटेशन के माध्यम से बनते हैं। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये ईस्ट इस्तेमाल होता है, ये सब के सब ऐसे ही बने। उसमें से वाइन और बियर विदाउट डिस्टिलेशन, विस्की ब्रांडी रन,
विद डिस्टिलेशन ABCDE, दैट इज ऑल। क्या आंसर आ गया? थर्ड। प्यारे बच्चों, सेशन हमारा यहीं से खत्म हुआ। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि सेशन आपको कैसा लगा। हमारे सीनियर साथी डॉक्टर शैलेंद्र सर ने बहुत ही शानदार वेल एक्सप्लेन किया है। मिलते हैं हम लोग अपने अगले सेशन में, अगले पेपर के। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।